कहानी की शुरुआत लीजेंडरी हेमली डेमन के इंट्रो से होती है। बताया जाता है सुप्रीम ओवरलॉर्ड हेमली डेमन, जिसने 3 सालों के अंदर ही यहाँ पर अपने फॉलोअर के साथ में मिलकर मुरिम को पूरी तरीके से अपने अंडर में कर लिया था। एक दिन वो ऐसे ही डिसअपेयर हो गया। यहाँ पर उसके बाद में जो उसके फॉलोअर्स थे वो आपस में लड़ने लगे यहाँ पर जो हेमली डेमन है नेक्स्ट वो बनने के लिए। लेकिन इसी चक्कर में उनका जो पूरा हेमली डिस्ट्रक्शन सेक्ट था वो यहाँ पर खत्म हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर किसी केव के अंदर कोई बंदा हमें बता रहा होता है कि पूरी दुनिया यही स्टोरी जानती है, लेकिन किसी को नहीं पता मैं हेमली डेमन। मुझे धोखा दिया गया था अपने ही 4 फॉलोवर्स के द्वारा, योलबी, ग्वीयोंग, मार्क सापियोंग और वांसा। इन चारों ने मिलकर जिन्होंने मेरे यहाँ पर अंडर में सर्व करने की कसम खाई थी, उन्होंने यहाँ पर मेरे को खत्म कर दिया। मेरे को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने कभी अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं हेमली डेमन दारियोंग अभी भी यहाँ पर जिंदा हूँ। एंड हम देखते हैं उसके सामने एक छोटा सा बच्चा होता है। अब उसी को ये जो यहाँ पर हेमली डेमन होता है वो यहाँ पर सारी बातें बता रहा होता है। हम देखते हैं जब कहकर चुप हो जाता है तब हम देखते हैं सामने वाले बच्चे को जो कि कह रहा होता है कि आप मेरे मास्टर हो, मैंने आपसे सारी यहाँ पर मार्शल आर्ट को सीखा है एंड मैं आपकी इन्हीं मार्शल आर्ट से वो यहाँ पर आपको जो बिट्रे किए थे उनको यहाँ पर खत्म कर दूंगा। एंड हम देखते हैं इस बात को सुनकर जो हेमली डेमन होता है वो कह रहा होता है कि मैंने तो तुम्हें आज पहली बार अपनी स्टोरी बताई है, तो आखिर मैंने तुम्हें अपनी मार्शल आर्ट को कब सिखा दिया। यहाँ पर अपना एमसी कहता है, हाँ ये बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना एमसी है। वो कहता है कि कम ऑन मास्टर, आप यहाँ पर मेरे को हमेशा बार बार यही बात बताते हो और न जाने आप 1000 बार बता चुके हो पिछले महीने के अंदर। एंड यहाँ पर आप हर टाइम यही बातें करते रहते हो और फिर वापस से भूल जाते हो कि आपने मेरे को ये सारी मार्शल आर्ट सिखा भी दी है और आपकी ये जो कहानी वो बार बार सुना भी दी है। इस पर हेमली डेमन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। अपना हमसे कहता है कि हाँ ऐसी बात है। फिर हेमली डेमन अपने हमसे से पूछता है कि ये बताओ, अब जबकि तुमने मेरी मार्शल आर्ट को सीख लिया है तो तुम क्या करने वाले हो, यानी उन 4 स्कम को जब तुम मार दोगे मेरी मार्शल आर्ट का यूज करते हुए तो फिर तुम क्या करोगे। इस पर अपना हमसे कहता है कि मैं एक डंपलिंग की दुकान खोलूंगा और वहां पर बैठे बैठे डंपलिंग बेचूंगा भी और डंपलिंग खाऊंगा भी। इन बातों को सुन के हम देखते हैं हेमली डेमन अपनी यहाँ पर जो सोर्ड होता है उसे एनालिस्ट करता है, जिसे देखकर अपना हमसे कहता है कि लूजर्स ये वाली चीजें करते हैं। मैं तो यहाँ पर जब उन चारों को मार डालूंगा तो यहाँ पर जो हेमली डेमन सेक्ट है उसे वापस से उसकी ग्लोरी के ऊपर ले जाऊंगा। इन बातों को सुन के हम देखते हैं हेमली डेमन को जो कि हंसने लगता है। फिर वो अपने एमसी की तरफ देखने लगता है एंड हम देखते हैं वो अपने एमसी को वापस से वही कहानी सुनाने लगता है कि मैं सुप्रीम ओवरलॉर्ड हेमली डेमन, यहाँ पर मैंने फॉलोवर्स ने, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी सुना दी है। तो ये ऐसे ही यहाँ पर अपने एमसी को हर बार कहानी सुनाते रहता है। एंड हम देखते हैं थोड़े समय बाद में यहाँ पर जो हेमली डेमन होता है उसकी मौत हो जाती है, यानी अपने एमसी के मास्टर की। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर अपने वेपन्स को ले लेता है एंड निकल जाता है बदला लेने के लिए उन 4 लोगों से जिन्होंने उसके मास्टर की ऐसी हालत की थी। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर रोते हुए कह रहा होता है कि मैं उन चारों को इतनी ज़्यादा दर्दनाक मौत दूंगा कि यहाँ पर उनकी मतलब रूह भी कांप उठेगी। फिर हम देखते हैं वो ऐसा कह रहा होता है, तभी हम देखते हैं उसे कोई कहता है कि वो चारों ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। ये कहने वाली एक लड़की होती है और यहाँ पर अपना एमसी एक रेस्टोरेंट में आया होता है जहाँ पर वो डंपलिंग खाने के लिए रुका होता है। तो यहाँ पर जो डंपलिंग सर्व करने वाली लड़की होती है उसने अपने एमसी को ये बात कही होती है। अपना एमसी कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। इस पर वो लड़की कहती है कि जिन चारों का भी अभी तुमने नाम लिया और उन्हें तुम मारने की बात कर रहे हो वो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। वैसे तो मैं यहाँ पर एक तरीके से रेस्टोरेंट गर्ल हूँ, मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं होना चाहिए, मुरिम के बारे में मेरे को ज़्यादा नहीं मालूम है, लेकिन जिन चारों की तुम बात कर रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फेमस लोग हैं, इसलिए मेरे को ऑलरेडी मालूम है कि वो बहुत समय पहले यहाँ पर मारे जा चुके हैं, उन्हें मरे हुए काफ़ी ज़्यादा डिकेड्स होंगे। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है इन बातों को सुन के काफ़ी हैरान हो जाता है। वहीं हम देखते हैं उस रेस्टोरेंट गर्ल जिसका नाम येरिन होती है वहाँ से चली जाती है। अपना हमसे हमें कहता है कि अभी मेरा क्या होगा भाई, मैं यहाँ पर वो 4 बास्टर्ड को मारने निकला था लेकिन वो यहाँ पर ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। मेरे लीजेंडरी एडवेंचर और मेरे लीजेंडरी रिवेंज का क्या होगा, मैं तो उन्हें यहाँ पर खून कर देना चाहता था लेकिन वो तो ऑलरेडी खून हो चुके हैं। तो फिर हमारा सीन शुरू होता है और हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कोई लड़का जेल में बैठा होता है। अब हम देखते हैं उसके पास में 2 गार्ड आते हैं एंड कहते हैं कि तुम्हारी बेल हो गई, तुम यहाँ से जा सकते हो। एंड हम देखते हैं वो लड़के को जो कि वहाँ से जाने लगता है। तो अब हम देखते हैं जो दोनों गार्ड्स होते हैं उसे कह रहे होते हैं कि तुम्हारी जो मार्शल आर्ट है वो अनदर ही लेवल पर है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कोई बड़ी फैमिली के अंदर बॉडीगार्ड की जॉब दिला सकता हूं। इस बात को सुन के वो लड़का कहता है कि नहीं, अभी मैं अपनी मार्शल आर्ट को और यूज नहीं करूंगा। इतना कहकर वहां से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं जो दोनों गार्ड होता है उनमें से जो पहला गार्ड होता है वो कह रहा होता है कि आखिर इस लड़की ने किया क्या है जो इसे जेल में डाल दिया गया। इस पर हम देखते हैं दूसरे गार्ड को जो कि पहले गार्ड को बताता है कि 1 साल पहले यहाँ पर कुछ बैंडिट्स थे जो कि हमारी जो यहाँ पर ऑफिसर्स के ग्रुप है उनको काफी ज्यादा यहाँ पर बुली करते थे या फिर बहुत ही ज्यादा परेशान करते थे। तो यहाँ पर इस लड़की को गवर्नमेंट की तरफ से भेजा गया था उन यहाँ पर बैंडिट्स को खत्म करने के लिए और इसने अनएक्सपेक्टेडली अकेले उस पूरे के पूरे बैंडिट ग्रुप को खत्म कर दिया। लेकिन इसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, जो ऑफिसर्स को उन बैंडिट्स ने बंदी बना के रखा था इसने उन्हें भी नहीं छोड़ा, इसने उनको भी बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारा जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही ज्यादा बड़ी कैजुअलिटी का सामना करना पड़ा एंड इसी वजह से पेनल्टी के तौर पर इसे 1 साल जेल में डाल दिया गया। लेकिन ये लड़का सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है। ऐसे यहाँ पर जो यंग टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट हैं वो यहाँ पर
ज़्यादा नहीं है जो कि राइटियस हो, क्योंकि जो ज़्यादा यहाँ पर मतलब टैलेंटेड लोग होते हैं वो जल्दी यहाँ पर एक तरीके से इविल बन जाते हैं। एंड हम देखते हैं इस बात से पहला गार्ड होता है ना वो भी एग्री करता है। फिर हम देखते हैं इस लड़के को जो कि यहाँ पर है ना आगे जा रहा होता है, तभी उसे डम्पलिंग्स का रेस्टोरेंट दिखाई देता है। फिर हम थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं ये जो लड़का होता है वो अपनी डम्पलिंग्स खा रहा होता है। इसकी जो नेक्स्ट बेंच होती है इसके ऊपर एक लड़की बैठी होती है जो कि यहाँ पर पुंगजिन सेट से बिलोंग करती है और उसके साथ में उसके 2 गार्ड्स हैं। अब ये जो लड़की है वो यहाँ पर पुंगजिन सेट के सेक्ट लीडर की 3rd डॉटर है, यानी ये एक तरीके से यंग मिस्ट्रेस है वहाँ की। तो हम देखते हैं इसके पास में 2 गार्ड बैठे होते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एंट्री होती है एक यहाँ पर बहुत सारे मोटे से बंदे की और उसके साथ में 3 अजीब से लोगों की। एंड हम देखते हैं वो भी यहाँ पर वो लड़की एंड वो जो गार्ड होते हैं उनके यहाँ पर पास वाली बेंच के पास में ही बैठ जाते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो यंग मिस्ट्रेस होती है पुंगजिन सेट की, वो जैसे ही उस मोटे आदमी और उसके लोगों को देखती है वहां से अपने गार्ड्स के साथ में चल देती है। अब जैसे वो लोग वहां से जाते हैं हम देखते हैं जो मोटे एंड यहाँ पर 4 वीड लोग होते हैं वो भी यहाँ पर अपनी उसी यंग मिस्ट्रेस को देख रहे होते हैं। एंड हम देखते हैं वो भी उसके पीछे की तरफ जाने लगते हैं। अब जब वो यहाँ पर जा रहे थे रेस्टोरेंट से बाहर, तब हम देखते हैं यहाँ पर बीच के अंदर अपना वो बंदा बैठा होता है, डम्पलिंग्स खा रहा होता है। हम देखते हैं जो मोटा आदमी होता है उसका यहाँ पर जो हाथ होता है उसकी डम्पलिंग्स के लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो डम्पलिंग होती है वो नीचे गिर जाती है। एंड हम देखते हैं उस मोटे आदमी को जो कि यहाँ पर इस चीज पर ध्यान दिए बिना ही चले जाता आगे की तरफ। तभी हम देखते हैं उस लड़के को जो कि कह रहा होता है कि हे मोटे, यहाँ पर ये जो यहाँ पर तूने डम्पलिंग्स गिराई है उसका क्या। अब इन बात को सुन के हम देखते हैं वो मोटे को जो कि कह रहा होता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। वो लड़का कहता है कि तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। अब इस बात से हम देखते हैं उस मोटे के यहाँ पर जो वियर्ड लोग होते हैं वो यहाँ पर कहने लगते हैं कि तू पागल हो चुका है क्या, तुझे पता है कि आखिर ये कौन है, मुझे लगता है कि तू मरना ही चाहता है। हम देखते हैं उस मोटे आदमी को जो कि कहता है कि देखो यार बकवास मत करो, इसे यहाँ पर थोड़ा पैसा दे दो और निकलो यहाँ से। अब इस बात को सुन के हम देखते हैं उसके लोग भी थोड़े हैरान होते हैं एंड फिर वो यहाँ पर अपने इस लड़के के ऊपर पैसा मार देते हैं एंड कह रहे होते हैं कि आज तेरा यहाँ पर काफी लकी डे है जो कि तुझे इस तरीके से यहाँ पर पैसा मिल रहा है, ना कि तेरे को यहाँ पर गुस्से मिल रहे हैं, वरना तो तेरी यहाँ पर लाश पड़ी होती कहीं दूसरी जगह पर। आज खुद को लकी समझ और आगे से हमसे पंगा ना लेना। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो भी वहां से बाहर निकल जाते हैं। सो फिर हमारा सीन होता है दूसरी तरफ यहाँ पर जो रेस्टोरेंट है उसकी मालिक यानी गरेनी और एक डिलीवरी बॉय को दिखाया जाता है जो कि उस रेस्टोरेंट के लिए डिलीवरी का काम करता है। हम देखते हैं उस गरेनी को जो कि पुंगजिन सेट की यंग मिस्ट्रेस का ऑर्डर यहाँ पर तैयार किया था उसने, लेकिन पुंगजिन सेट की यंग मिस्ट्रेस यहाँ से ऑलरेडी जा चुकी है अपने गार्ड्स के साथ में। तो इस चीज को देखकर जो गरेनी होती है वो यहाँ पर अपने मतलब इस मोटे से कहती है, एक मोटे से लड़के को, कि जाओ यहाँ पर एक काम करो कि ये जो मतलब डम्पलिंग्स का ऑर्डर है उन्हें यहाँ पर उनके पास में ही देकर आ जाओ। मुझे लगता है कि वो यहाँ पर इसे ले जाना भूल चुके हैं। अब इस बात को सुनते हैं हम देखते हैं इस मोटे से लड़के को जो कि इस बात के लिए एग्री करता है एंड हम देखते हैं वो भी वहां से चला जाता है यहाँ पर जो यंग मिस्ट्रेस है उसे ये डिलीवरी देने के लिए। अभी हमें यहाँ पर एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं सुनसान सी जगह पर यहाँ पर जो यंग मिस्ट्रेस एंड जो उसके 2 गार्ड होते हैं वो फाइट कर रहे होते हैं उस मोटे आदमी और उसके 4 वियर्ड लोगों से। हम देखते हैं उस मोटे आदमी को जो कि कह रहा होता है कि आज अगर मैं तुम्हें नहीं ढूंढता ना तो मुझे लगता है कि तुम ऑलरेडी मारे जा चुके हो। ये काफी अच्छी बात है कि तुम मुझे मिल गए हो, अब मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उसके जो वियर्ड आदमी होते हैं वो भी काफी ज्यादा वियर्ड सी हरकतें कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं उन्हें किसी की आवाज आती है एंड हम देखते हैं कोई और नहीं बल्कि अपना मोटा लड़का होता है। इसके यहाँ पर प्रेजेंस को भी ये लोग महसूस नहीं कर पाते एंड हम देखते हैं जो मोटा लड़का होता है वो कह रहा होता है कि यंग मिस्ट्रेस आपका जो ऑर्डर है आप यहाँ पर रेस्टोरेंट में भूल गए थे एंड यहाँ पर आपने पैसा दे दिया है तो हम आपको ऑर्डर भी डिलीवर कर रहे हैं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो यहाँ पर उसको ऑर्डर डिलीवर कर देता है एंड फिर कहते हैं कि चलो ठीक है मैं यहाँ से चलता हूँ। लेकिन हम देखते हैं जो वियर्ड लोग होते हैं वो यहाँ पर अपने इस मोटे को रोक लेते हैं एंड इसी के सामने कह रहे होते हैं कि आखिर तुम्हें यहाँ पर आने की किसने कहा, लेकिन अगर तुम यहाँ पर आ ही चुके हो तो मेरे को नहीं लगता कि अब तुम यहाँ से जिंदा जा सकते हो। एंड इतना कहते हुए हम देखते हैं वो यहाँ पर उस मोटे लड़के के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। अब इससे पहले हम देखते हैं उस मोटे लड़के के ऊपर अटैक कर पाता, मोटे लड़के के ऊपर एक सिक्का आके गिरता है एंड हम देखते हैं इससे जो मोटा लड़का होता है वो काफी ज्यादा पीछे जाके गिरता है। ये सिक्का किसी और ने नहीं बल्कि अपने इसी लड़के ने मारा होता है एंड वो कह रहा था कि 1 मिनट भाई, मैं तो इस गार्ड को मारने वाला था, इस वियर्ड आदमी को जो कि तुम्हें डंडा मारा था, लेकिन गलती से ये जो सिक्का वो तुम्हें लग गया। आई मीन सॉरी ब्रो। वहीं हम उस मोटे आदमी को देखते हैं जो कि उस लड़के को पहचान जाता है और कहते हैं कह रहे तू तो वही है ना जिसको मैंने यहाँ पर पैसा फेंक के मारा था। फिर हम देखते हैं वो जो लड़का होता है वो यहाँ पर अपना पैसा निकाल लेता है जो कि उसी मोटे आदमी के लोगों ने उसे दिया था एंड कहता है कि मुझे पैसा नहीं, जबकि तुमने यहाँ पर मेरा डंपलिंग गिराया था तो मुझे यहाँ पर डंपलिंग ही चाहिए था। अब जबकि तूने मुझे यहाँ पर एक अलग चीज दी है तो ये चीज मैं नहीं रख सकता हूँ, इसलिए इस चीज को वापिस ले लो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपनी की का यूज करता है एंड उन चीकों को यहाँ पर सभी की तरफ थ्रो कर देता है, जो भी मतलब मोटा लोग और उसके वेट्स लोग होते हैं उनकी तरफ। एंड हम देखते हैं अगले ही पल यहाँ पर ये जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं इस लड़की की हरकत से एंड हम देखते हैं इस मोटे को जो कि कह रहा होता है अपने लोगों से कि तुम्हें गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, इसको तो मैं ही संभालूंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है। वो लड़का भी कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट को यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इस दुनिया के अंदर बिना मार्शल आर्ट के सर्वाइव किया जा सकता है। चलो अभी देखते हैं
तुम लोगों से फाइट करने में मेरे को कितना मजा आता है। इतना कहते हुए हम देखते हैं यहाँ पर वो मोटे लड़के की तरफ बढ़ता है, उसे अपनी आंखों नहीं मारता है एंड हम देखते हैं उसकी वजह से जो मोटा आदमी होता है उसके मुंह से खून निकलने लगता है। इस चीज को देखकर जितने भी जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फिर हम देखते हैं उस लड़के को जो कि अपना एक पंच मारता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो मोटा होता है वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है एंड हम देखते हैं जो लड़का होता है वो काफी ज्यादा यहाँ पर कूल वे के अंदर आगे की तरफ बढ़ने लगता है। अब इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाता है हम देखते हैं जो मोटा आदमी होता है वापस से खड़ा हो जाता है एंड उसके सर को अपने हाथों से पकड़ लेता है एंड कहता है कि हे ये काफी ज्यादा बुरा है, तुम्हें अपने अपोनेंट के बारे में यहाँ पर पता होना चाहिए। इतना कहते हुए हम देखते हैं उसके सर को स्क्वीज करने लगता है और कहता है कि क्या तुमने हवाजियों की कभी डायमंड बॉडी यूजर को सुना है? डायमंड बॉडी यूजर का नाम सुना है? वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, मेरे पास में डायमंड जैसी बॉडी है, तुम्हारे ऐसे छोटे मोटे अटैक से यहाँ पर मेरे को कुछ भी नहीं होने वाला है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो जो मोटा आदमी होता है उस लड़की को पकड़ के बहुत ही ज्यादा स्क्वीज कर देता है एंड हम देखते हैं उसे यहाँ पर एक तरीके से काफी मतलब स्क्वीज करके फेंक देता है दूसरी तरफ एंड हम देखते हैं यहाँ पर इसकी वजह से जो लड़का होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। अब यहाँ पर मोटे आदमी के जो वीड लोग होते हैं वो यहाँ पर हंसने लगते हैं, कहते हैं कि सच में इस लड़के को यही मिलना चाहिए था जो कि इतना ज्यादा हाई एंड माइटी एक्ट कर रहा था। फिर हम देखते हैं जितने भी जो लोग होते हैं वो यहाँ पर ना मतलब एक तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि हम देखते हैं वो जो मोटा लड़का होता है जो कि डिलीवरी गाय होता है वो उन सभी से कह रहा होता है कि तुम सभी लोग काफी ज्यादा बुरे हो, तुम्हारे पास में पावर है तो तुम्हें अपने से कमजोर के प्रति दयावान होना चाहिए, ना कि अपने पावर का घमंड दिखाना चाहिए। एंड फिर वो यंग मिस्ट्रेस से भी कहता है कि यंग मिस्ट्रेस आप दिखने में काफी खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा भोली और सिंपल हो, लेकिन आपके जो लोग हैं वो सच में जो हरकतें कर रहे हैं वो यहाँ पर अच्छी नहीं है। इस बात को सुन के हम देखते हैं यहाँ पर जो मिस्ट्रेस के गार्ड होते हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये लोग हमारे साथ में नहीं है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो वेट लोग होते हैं वो यहाँ पर इस मोटे लड़के के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, तभी हम देखते हैं यहाँ पर ये जो मोटा लड़का होता है उनको मार के यहाँ पर उससे पीछे की तरफ हटा देता है एंड हम देखते हैं इस चीज से वहाँ पर जितने में लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इधर हम देखते हैं इस मोटे लड़के को जो कि कह रहा होता है कि अच्छा तो वो लोग यहाँ पर तुम्हारे साथ में नहीं है ना, आई मीन मुझे लगा कि तुम थोड़ी देर यहाँ पर कोई फैमिली मैटर की बातें कर रहे हो तो मुझे लगा कि ये तुम्हारे साथ में है। इन बातों को सुन के हम देखते हैं गार्ड्स को जो कि कह रहा होता है कि नहीं नहीं ये हमारे साथ में नहीं है। फिर हम देखते हैं उस मोटे आदमी को जो कि कह रहा होता है कि अच्छा तो यहाँ पर आज मुझे लगता है कि काफी ज्यादा रुकावटें आने वाली है मेरे रास्ते के अंदर, लेकिन कोई नहीं। फिर वो अपने लोगों से कहता है कि जाओ और इस मोटे लड़की के ऊपर अटैक करके इसे खत्म कर दो। हम देखते हैं जितने भी जो लोग होते हैं वो अपने यहाँ पर इस मोटे लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं, लेकिन जो मोटा लड़का होता है वो हवा की स्पीड से उन सभी के पीछे आ जाता है एंड उन लोगों को मारते हुए पीछे की तरफ हटा देता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो डायमंड बॉडी यूजर होता है वो यहाँ पर अपने इस मोटे लड़के को पकड़ लेता है एंड कह रहा होता है कि बास्टर्ड तुम्हारी भी हालत में उस पहले वाले लड़के जैसी करूंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो हंस लगता है एंड यहाँ पर इस मोटे लड़की की जो बॉडी उसे स्क्वीज करने का कोशिश करता है, लेकिन ये जो मोटा लड़का होता है उसको यहाँ पर पकड़ के मतलब काफी ज्यादा इजीली उसके हाथ से खुद को छुड़ा लेता है। फिर हम देखते हैं वो एक पंच मारता है, खूनी मारता है, जिससे हम देखते हैं यहाँ पर जो मोटा आदमी होता है उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर इसके पंच से यहाँ पर मेरी इतनी ज्यादा हालत कैसे खराब हो सकती है। फिर हम देखते हैं उस मोटे लड़के को जो कि कह रहा होता है कि अच्छा तुमने कहा कि तुम्हारे पास में डायमंड बॉडी है, चलो देखते हैं कि आखिर ये जो डायमंड बॉडी है वो यहाँ पर मेरे अटैक को सहन कर सकती है या फिर नहीं कर सकती है। इतना कहने के बाद में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना मोटा लड़का होता है वो एक काफी ज्यादा खतरनाक ज्यादा खतरनाक नहीं, बस अपना जो हाथ होता है वही यहाँ पर टच करता है उस मोटे लड़की की बॉडी के ऊपर एंड जैसे वो ऐसा करता है हम देखते हैं उसके पीछे का जो पूरा का पूरा रोक होता है वो वहीं पर एक तरीके से टुकड़े टुकड़े हो जाता है एंड हम देखते हैं इस तरीके से इस मोटे लड़के ने यहाँ पर उस आदमी की पूरी तरीके से हालत खराब कर दी होती है। अब इस चीज को देख के हम देखते हैं यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स एंड उसके जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फिर हम देखते हैं उस मोटे लड़के जो कि कह रहा होता है कि अब जबकि ये डायमंड बॉडी यूजर है यानी इसके पास में डायमंड जैसी बॉडी है तो मुझे लगता है कि ये जिंदा ही रहेगा, मुझे लगता है कि अभी मुझे यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन जाने से पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना मोटो होता है वो यहाँ पर जो लड़का होता है जिसे उसने स्क्वीज किया था उस मोटे आदमी ने उसकी बॉडी को चेक करने लगता है एंड यहाँ पर कहने लगता है कि वेल यहाँ पर इसको मैं ठीक कर दूंगा लेकिन इसमें 10 मिनट लगेंगे। अभी हम देखते हैं यहाँ पर जो यंग मिस्ट्रेस होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि उसने देखा होता है कि ये जो मोटा लड़का है वो यहाँ पर किसी और की नहीं बल्कि हेवनली डिस्ट्रक्शन इविल नेगेटिंग पाम स्ट्राइक टेक्निक का यूज कर रहा था, जो कि किसी और की नहीं बल्कि सुप्रीम ओवरलॉर्ड हार योंग यानी हेवनली डेमन की थी। तो अब जिस मोटे लड़के को तुम देख रहे हो अब तक वो कोई और नहीं बल्कि अपना मेन कैरेक्टर है जो कि डम्पलिंग्स की दुकान पर डिलीवरी गाय का काम करने लगा है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो उस लड़की की यहाँ पर जो बॉडी होता है उसके ऊपर यहाँ पर अपनी की को डालता है एंड हम देखते हैं उसकी वजह से वो जो लड़का होता है वो वापस अपने सेंसेस में आ जाता है। अपना अमसी कहता है कि देखो तुम्हारी जो बॉडी है वो थोड़ी बहुत यहाँ पर उसकी हड्डियां टूट चुकी है, तो यहाँ पर मैंने अपनी की से उन्हें जोड़ने की कोशिश की है, 10 मिनट में जो तुम्हारी बॉडी है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, चलो ठीक है फिर मैं चलता हूँ। वहीं हम देखते हैं दोनों गार्ड्स को जो कि अपने अमसी को थैंक्स कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है उन्हें कहता है कि नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, हमारे रेस्टोरेंट पर आने के लिए शुक्रिया एंड हाँ जब भी आप अगली बार रेस्टोरेंट पर आओ तो यहाँ पर मत बताना कि मैंने आज यहाँ पर जो किया है मतलब अब मैंने आज यहाँ पर मार्शल आर्ट को यूज किया है, वरना अगर आपने ऐसा किया तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी, वो भी गृहिणी की तरफ से। इतना कहकर हम देखते हैं अपने हमसे वहां से जाने लगता है। वहीं हम देखते हैं मिस्ट्रेस को जो कि अपने हमसे से कह रही होती है कि वेल अगर ये ज्यादा परेशानी भरा ना हो यानी ज्यादा बोथरसम नहीं हो तो क्या आप मेरे को बता सकते हो आपका नाम क्या है। अपना हमसे कहता है कि हाँ ये बोथरसम है यानी ये परेशानी भरा है। अब इस चीज को सुन के हम देखते हैं यहाँ पर ये जो लड़की होती है वो शांत खड़ी हो जाती है। वहीं हम देखते हैं जो उसके गार्ड्स होते हैं
हैं वो यहाँ पर अपनी मतलब मिस्ट्रेस को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मिस्ट्रेस आपको इतना भी ज़्यादा यहाँ पर है ना उदास नहीं होना चाहिए। अगर इन्होंने आपको अपना नाम नहीं बताया तो मुझे लगता है कि इसकी कोई ना कोई वजह होगी। लेकिन हम देखते हैं यंग मिस्ट्रेस को जिसे ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पर अपने एमसी का नाम यहाँ पर बोथरसम है एंड वो कहती है कि मिस्टर बोथरसम बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हैंडसम है। इन बातों को सुन के उसके गार्ड्स भी यहाँ पर सोच रहे होते हैं कि अब इसे क्या हो गया। फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें दिखा जाता है अपने एमसी को जो कि अपने रेस्टोरेंट पे आ जाता है। अब जैसे अपना एमसी रेस्टोरेंट पे आता है उसे देखकर ग्रेनी कहती है कि तुमने फाइट किया है ना, आखिर तुम ब्लीडिंग क्यों कर रहे हो। अपना एमसी कहता है कि नहीं मैंने नहीं किया। ग्रेनी कहती है कि तुमने किया। फिर वो कहते हैं कि ये रिन देखो इसने यहाँ पर फाइट किया है, डंपलिंग मत देना साले को। एंड हम देखते हैं ये रिन को जो कि कोई और नहीं बल्कि 1 साल पहले वाली वही लड़की होती है जिसने अपने एमसी को बताया था कि वो चारों डेड है। एंड हम देखते हैं वो अपने एमसी से कह रही होती कि अच्छा तो तुमने फाइट किया है, जबकि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम्हें यहाँ पर फाइट को नहीं करना है। क्या तुम इस चीज़ को ऑलरेडी भूल चुके हो? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम यहाँ पर मतलब मार्शल आर्ट को यूज़ नहीं करोगे और इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर नौकरी दी थी। तो क्या तुम अपने वादे को इस तरीके से निभा रहे हो? लेकिन हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि इसके लिए माफी मांगता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर एरिन की नजर अपने एमसी के नाक के ऊपर पड़ती है एंड उसे देखकर कहती है कि तुम तो यहाँ पर ब्लीडिंग कर रहे हो, मेरे पास में आओ मैं इसे ठीक कर देती हूँ। तो अपना एमसी भी उसके पास में चला जाता है। हम देखते हैं एरिन को जो कि उसे काफी ज्यादा प्यार से ठीक कर रही होती है एंड कह रही होती है कि तुम्हें यहाँ पर इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर तुम किसी से फाइट करते भी हो तो यहाँ पर इस तरीके से मार ना खाया करो। एंड हम देखते हैं इसी के साथ में जो चिपटा होता है वहीं पर खत्म हो जाता है। सो फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें किलर यानी एक असेसिन के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक असेसिन बहुत सारे लोगों के सामने खड़ा होता है। वो सारे लोगों से कह रहे होते हैं कि पास्ट में तुम हमारे साथ में काम कर चुके हो, हम तुम्हारे कॉमरेड्स हैं, तो क्या तुम हमारे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हो। इन बातों को सुन के हम उस असेसिन को देखते हैं जो कि कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन प्लीज़ मेरी जॉब को भी अंडरस्टैंड करो, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ, जब मुझे पैसे मिल जाते हैं तो मुझे अपनी फैमिली को भी खत्म करना पड़ता है। इतना कहने के बाद में हम देखते हो अपनी चेंज का यूज़ करता है एंड अपने सामने आने वाले सभी लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है। अब हम देखते हैं उसके सामने आने वाले मतलब जितने भी जो लोग होते हैं वो मूली की तरह कट रहे होते हैं। एक बंदा इस बात को नोटिस करता है कि यहाँ पर अटैक करने के लिए बड़ी चेन का यूज कर रहा है। जब वो बड़ी चेन का यूज करता है तब वो अटैक करता है, आई मीन जब उसे वापस से पास में लेकर आता है दोबारा अटैक करने के लिए, तो इसके अंदर एक ओपनिंग होती है और इस चीज का फायदा उठाते हुए हम देखते हैं वो असेसिन की तरफ बढ़ता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो असेसिन को खत्म कर देगा क्योंकि वो यहाँ पर चेन्स को यूज नहीं कर पाएगा उसे यहाँ पर खत्म करने के लिए। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो असेसिन होता है वो अपने मुंह से एक हिडन वेपन को निकालता है। उसे हम देखते हैं वो किसी नीडल्स को थ्रो करता है जो कि उसकी आंख में चली जाती है, मतलब सामने वाले बंदे की, एंड हम देखते हैं उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। तो फिर हमें इस असेसिन के नाम के बारे में और उसके काम के बारे में बताया जाता है। काम के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं, किलिंग का काम करता है और ये एक असेसिन है। इसका नाम मो चियोंग है, पैसों के लिए अपनी फैमिली को भी खत्म कर दे, इससे द ब्रूटल किलर के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक लड़की को जो कि यहाँ पर एक लेडी का फोटो देती है एंड कहती है कि देखो यहाँ पर मेरा जो हस्बैंड है उसका इसके साथ में चक्कर है, साले को मैंने गंदी नाली से उठाया, उसे एक लायक बनाया और एक अच्छा इंसान बनाया, और अब जबकि मैंने उसे ये सब कुछ बना दिया है और मेरी यहाँ पर जो फैमिली है उसकी भी पावर उससे दे दिया है, तो यहाँ पर किसी दूसरी लड़की के ऊपर डोरे डाल रहे हैं मेरे को छोड़ के। तो मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर इस लड़की को मार डालो क्योंकि ये जो लड़की है इसी के ऊपर यहाँ पर ये डोरे डाल रहा है और मेरे को लगता है कि ये लड़की यहाँ पर मेरे हस्बैंड को सेड्यूस कर रही है। तो अब हम देखते हैं उस किलर को जो कि उससे कह रहा होता है कि एक काम करो ना, यहाँ पर अपने हस्बैंड की सुपारी दे ही दो, मैं यहाँ पर डिस्काउंट पे काम करता हूँ जब मेरे को दो या दो से ज्यादा किलिंग्स मिलती है। इन बातों को सुन के हम देखते हैं उस लड़की को जो कि कहती है कि नहीं मैं अभी विधवा नहीं होना चाहती, तुम्हें जितना काम दिया गया है तुम बस उतना करो। किलर कहते हैं कि मेरे को क्या, तुम्हें जो कराना है वो कराओ लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। वो लड़की कहती है कि मिल जाएगी। फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें दिखा जाता है अपने एमसी को जो कि अपने रेस्टोरेंट में होता है। तभी उसकी नजर दो डंपलिंग्स के ऊपर पड़ती है जो कि यहाँ पर किसी कस्टमर ने छोड़ दी थी, खाई नहीं थी। अब हम देखते हैं अपने एमसी उसके पास में जाता है उन डंपलिंग्स को खाना स्टार्ट कर देता है। तभी हम देखते हैं पीछे से ग्रेनी आ जाती है एंड कहती है कि बच्चे हुए खाने को नहीं खाना है, मैं तुम्हें कितनी बार मना करूं, येरिन देखो ये यहाँ पर बचा हुआ खाना खा रहा है। हम देखते हैं येरिन को जो कि अपने एमसी से कह रही होती है कि अब आखिर तुम्हें क्या हुआ। फिर हम देखते हैं वो ग्रेनी से पूछ रही होती है कि तुम किधर जा रही हो। तो ग्रेनी कहती है कि वेल आज मेरा भी एक कस्टमर है, मुझे लगता है कि मुझे उसके पास में जाना होगा वरना वो सही से बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाएगा या फिर बहुत ही ज्यादा सैड हो जाएगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं ग्रेनी वहां से जाने लगती है। वहीं हम देखते हैं येरिन को जो कि अपने एमसी को देख रही होती है एंड अपना एमसी भी काफी ज्यादा ऑकवर्डली उसकी तरफ ही देख रहा होता है। येरिन कहती है कि जब तेरे को ठूसने के लिए इतना देती हूँ तो यहाँ पर दो लोगों का बचा हुआ खाना क्यों खाता है, क्या तेरे को इतनी भी बात समझ में नहीं आती है। अपना एमसी कहता है कि देखो यार मुझे माफ कर दो, सॉरी सॉरी। इस पर हम देखते हैं येरिन को जो कि कह रही होती है कि काम करो जल्दी से यहाँ पर प्लेट्स को साफ करो एंड जल्दी से यहाँ पर किचन में आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए जंप और डंपलिंग्स तैयार करके रखी है तो उनको खा लेना। इस बात से हम देखते हैं अपने एमसी काफी ज्यादा खुश हो जाता है।
फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो जल्दी से यहाँ पर प्लेट्स को धो के आता है, लेकिन जैसे वो वहाँ पर आता है हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स आके रखे होते हैं। तो पहले के टाइम पर यहाँ पर एक तरीके से मतलब ऐसा फ़ोन तो हुआ करता नहीं था, तो यहाँ पर किसी भी दूसरी जगह पर या फिर कोई दूर की जगह पर हमें कोई भी बात पहुँचानी होती थी तो यहाँ पर बर्ड्स का यूज़ किया जाता था। इनके पास में यहाँ पर बर्ड्स हैं, इसका मतलब इनके अंदर ऑर्डर्स है कि भाई किस 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 को यहाँ पर कितना सारा खाना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर इन ऑर्डर्स को देखिए, यहाँ पर जो एरियन होती है वो कह रही होती है कि हमारे पास में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ऑर्डर आ चुके हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अभी जंपो डम्पलिंग्स नहीं बना सकती हूँ, मैं तुम्हें बाद में बना दूंगी, तुम इन ऑर्डर्स को डिलीवर करके आ जाओ। अपना अमसी कहता है कि ये अन्याय हुआ है मेरे साथ में। फिर हम देखते हैं जो अपना अमसी होता है वो डम्पलिंग्स को डिलीवर करने के लिए चला जाता है, रास्ते में भाई वो खुद भी ठूस रहा होता है। अब हम देखते हैं अपना अमसी ऐसे ही जा रहा होता है, तभी हम देखते हैं अपने अमसी की नजर पड़ती है ग्रेनी के ऊपर, और अपना अमसी सोचता है कि ग्रेनी आखिर यहाँ पर क्या कर रही है। अपने अमसी को एक बात याद आती है जहाँ पर ग्रेनी ने उससे कहा था कि अगर मैं बाहर तुम्हें कभी भी मिल जाऊं तो ऐसा नाटक करना कि तुम मेरे को यहाँ पर जानते नहीं हो। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो ग्रेनी के पीछे पीछे जाने लगता है, और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, और ये खूबसूरत सी लड़की कोई और नहीं बल्कि अपनी ग्रेनी है। उसके सामने एक बंदा बैठा होता है जो कि कह रहा होता है कि जान, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए आसमान तोड़ के ला सकता हूँ, चांद सितारे तोड़ के ला सकता हूँ, तुम बस हुक्म करो। एंड मैं यहाँ पर अपनी बीवी के साथ में नहीं रहना चाहता, तुम बस मेरे को कहो, हम दोनों यहाँ पर साथ में मिलके भाग जाएंगे एंड फिर करेंगे 30-35 बच्चे। अब इन सारी बातों को सुन के हम देखते हैं ग्रेनी को जो कि यहाँ पर स्माइल करने लगती है एंड कहती है कि तुम भी ना काफी ज्यादा नर्टी हो, जबकि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, तुम्हारी एक बीवी और बच्चे भी हैं। लेकिन हम देखते हैं उस आदमी को जो कि कह रहा होता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे साथ में रहना है, चलो ना भाग चलते हैं प्लीज प्लीज प्लीज। अब यहाँ पर अब मेरे साथ में इस किलर का भी दिमाग खराब हो रहा होता है, एंड वो यहाँ पर मन में सोच रहा होता है कि कैसा हरामी बंदा है भाई ये, इसकी बीवी बेटी है एंड ये देखो यहाँ पर दूसरी लड़कियों के साथ में इस तरीके से यहाँ पर मजे करने की कोशिश कर रहा है। सच में यहाँ पर अगर कोई हद होती है किसी भी आदमी की गिरने की तो ये हद को पार कर चुका है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो किलर होता है वो सोच रहा होता है कि ये जो लड़की है वो काफी कमजोर दिखाई दे रही है, तो मुझे अपनी चेन्स का यूज नहीं करना होगा, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अपनी जो विसल है उसी से इसे यहाँ पर खत्म कर देना चाहिए। ये सोच रहे हम देखते हैं वो अपनी विसल से यहाँ पर जो अपनी ग्रेनी होता है उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी विसल से यहाँ पर शूट करता है हम देखते हैं अपने अमसी को जो कि उसकी विसल को पकड़ लेता है एंड उसकी विसल को वहीं पर तोड़ देता है एंड उनमें से निडल्स को निकाल देता है, और फिर कहता है कि मुझे मालूम ही था, तुम्हारे अंदर से मैंने काफी किलिंग इंटेंट को महसूस किया, तो मुझे पता ही था कि तुम यहाँ पर है ना किसी को मारने के लिए आए हो। फिर हम देखते हैं अपने हमसे गिरने के पास में आता है एंड कहता है कि बिग सीज देखो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पर उसको खत्म कर दूंगा एंड यहाँ पर आपको यहाँ पर बचा लूंगा, वो जो असिस्टेंट है वो आपको मारने के लिए आया है। अब हम देखते हैं इन बातों को सुन के यहाँ पर जो असिस्टेंट होता है उसे काफी ज्यादा हैरानी होती है, आई मीन इन बातों को सुन के नहीं बल्कि अपनी अमसी को देखकर, एंड वो ये सोच रहा होता है कि अपना अमसी उसके सामने कब आया, आई मीन उसने उसकी प्रेजेंस को भी महसूस नहीं किया था। फिर हम देखते हैं अपने अमसी को जो कि यहाँ पर है ना बिग सीज को और भी बातें बता रहा होता है, लेकिन बिग सीज तो काफी ज्यादा गुस्से में अपने अमसी को देख रही होती है, क्योंकि इसका मतलब यही होता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से एक्ट करना है बाहर की, तुम मेरे को नहीं जानते हो, जबकि तुम यहाँ पर ऐसा लगा के रखे हो बिग सीज। एंड हम देखते हैं अपने अमसी को भी ये बात याद आ जाती है। फिर हम देखते हैं किलर को जो कि अपने अमसी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं अपने अमसी को जो कि उसके अटैक्स को काफी ज्यादा इजीली ब्लॉक कर लेता है। हम देखते हैं ये जो अटैक होता है वो असिस्टेंट ने अपनी चैन से किया होता है, एंड इस चीज को देखकर जो असिस्टेंट होता है वो काफी हैरान होता है एंड सोच रहा होता है कि जो मेरी मतलब चैन से वो बड़ी से बड़ी जो रोक है उसको भी बीच में से कट कर सकती है, तो आखिर ये लड़का किस टाइप का है जो कि इसने मेरी इन अटैक्स को इतना ज्यादा इजीली ब्लॉक कर लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उसकी नजर यहाँ पर वापस से बिग सीज के ऊपर पड़ती है जो कि गुस्से में उसे देख रही होती है, इससे अपने एमसी की भी काफी फट जाती है। फिर हम देखते हैं उस असिस्टेंट को जो कि वापस से अपने एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो भी काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है, एंड हम देखते हैं अपना एमसी उसकी चेंस को काफी इजीली पकड़ के उसे यहाँ पर अपनी तरफ बुला लेता है एंड कहते हैं कि तुम्हारी वजह से अब मुझे यहाँ पर बिग सीज एंड जो एरियन सिस्टर है उससे यहाँ पर डांट खानी पड़ेगी। इसके साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उस असिस्टेंट को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारने लगता है। हम देखते हैं अपना एमसी एक पंच मारता है जिसकी वजह से जो पूरा का पूरा रेस्टोरेंट होता है वो यहाँ पर नीचे गिर जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो लोग होते हैं वो यहाँ पर इसी चीज के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि आखिर ये कैसा फाइट है जिसके अंदर पूरा का पूरा रेस्टोरेंट ही ढह चुका है। हम देखते हैं यहाँ पर ये जो रेस्टोरेंट होता है वो यहाँ पर एक नदी के पास में होता है या फिर बोलूं तो एक आइलैंड के ऊपर होता है, एंड हम देखते हैं सभी के सभी जो लोग होते हैं वो यहाँ पर शिप्स पे चढ़ के यहाँ पर जो आइलैंड होता है उससे वापस से जमीन की तरफ जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं ग्रेनी को जो कि अपने साथ वाले बंदे से कह रही होती है कि मुझे लगता है कि आज तुम्हें यहाँ पर अपने घर पे चले जाना चाहिए, हम लोग बाद में अपने साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन हम देखते हैं उसके सामने वाले बंदे को जो कि कह रहा होता है कि आखिर तुम कौन हो। इन बातों को सुन के हम देखते हैं ग्रेनी को जो कि अपने मुंह को चेक करती है एंड उसे यहाँ पर रियलाइज हो जाता है कि यहाँ पर जो भी सिचुएशन हुई थी उसकी वजह से जो पानी था वो यहाँ पर उसके चेहरे पर लग गया था एंड इसकी वजह से उसका मेकअप उतर गया था। एंड हम देखते हैं अब वो यहाँ पर अपने अमसी को मारने लगती है कि तुम्हारी वजह से यह सारा काम हुआ है, अगर तुम यहाँ पर नहीं होते ना तो यहाँ पर मेरा मेकअप ही नहीं उतरता। वहीं पर वो जो आदमी होता है उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है एंड वो तो अपनी गृहिणी और अपने अमसी को देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं उस गृहिणी को जो कि कह रही होती है कि वेल अब जबकि सारी चीजें यहाँ पर आ चुकी है तो मुझे बताना चाहिए कि मतलब तुम्हें एक होने
ऑनेस्ट आदमी की तरह यहाँ पर अपनी लाइफ को बिताना चाहिए। एंड तुम्हारी वाइफ और बच्चे हैं तो तुम्हें उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि मेरे जैसे एक गैर औरत पर। लेकिन हम देखते हैं वो जो आदमी होता है वो तो पूरी तरीके से पत्थर बन चुका होता है अपनी ग्रेनी के रियल चेहरे को देखकर हम देखते हैं जो अपने हमसे तो ग्रेनी से कह रहा होता है कि बिग सी से क्या हुआ है, लेकिन हम देखते हैं ग्रेनी को जो कि कहती कि इसे कुछ भी नहीं हुआ है, चलो यहाँ पर घर पे चलते हैं। फिर हम देखते हैं अपने हमसे को जो कि यहाँ पर कह रहा होता है ग्रेनी से कि प्लीज यहाँ पर जो सिस्टर एरिन है उसे मत बताना कि मैंने यहाँ पर मार्शल आर्ट को यूज किया था। इन बातों को सुन के हम ग्रेनी को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि क्यों नहीं बताऊंगी, मैं तो पूरा बताऊंगी कि तुमने यहाँ पर है ना मार्शल आर्ट का यूज किया है एंड यहाँ पर तुमने कितनी ज्यादा तबाही मचाई है। इन बातों को सुन के हम देखते हैं अपने हमसी को जो कि यहाँ पर माफी मांगने लगता है ग्रेनी से कि प्लीज 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 यहाँ पर मत बताना। वही हमारा सीन शूट होता है और हमें उस किलर को दिखाया जाता है जहां पर अपने हमसी ने उसे यहाँ पर एक मतलब जो लकड़ी होते हैं उसके यहाँ पर चेन से बांध दिया होता है उसकी बॉडी को। एंड हम देखते हैं उसे समुद्र में काफी ज्यादा दूर की तरफ तिरा दिया होता है। अभी ये जो एसोसिएशन है वो यहाँ पर जिंदा है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो होता है उसके पास में एक कस्टमर आता है जो कि गोल्डन गिल्ड मेंबर से होता है, वो वहाँ का लीडर होता है। एंड नामदोंग नाम के एक बंदे के बारे में बताता है कि 1 साल पहले ये हमारी गोल्डन गिल्ड के अंदर आया था एंड इसने कहा था कि इसे पैसों की जरूरत है इसलिए वो यहाँ पर काम चाहता है, तो हमने भी इसके ऊपर विश्वास करके इसे काम दे दिया था। लेकिन जब इसे मौका मिला तो इसने हमारी पीठ में खंजर करके, यानी जब इसे यहाँ पर सोना ले जाने के लिए दिया गया था तो इसने यहाँ पर अपने साथ वाले लोगों को खत्म करके ये जो सोना उसे खुद ही हथिया लिया एंड उसे हथिया के यहाँ से फरार हो गया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज उसे यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंसा लीजिए ताकि मैं यहाँ पर उसे मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकूँ एंड इससे यहाँ पर है ना अपने जो गोल्ड है वो वापस से मांग सकूँ। इन बातों को सुन के हम देखते हैं यहाँ पर जो होती है वो हंसने लगती है एंड कहती है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गई। वहीं पर वो आदमी कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप कभी कभी फेल हो जाती हो लेकिन मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है कि आप इस बार फेल नहीं होने वाली हो, तो प्लीज आप यहाँ पर अपना जो काम है वो अच्छे से करना, आपको मैं यहाँ पर एडवांस भी देकर जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद में हम देखते हैं वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद में हम देखते हैं जोआ को जो कि तोड़ फोड़ करने लगती हैं एंड कहती है कि समझते क्या है लोग खुद को, क्या उन्हें ऐसा लगता है कि हम लोग फेल होते हैं? आज तक की डेट में हम कभी भी फेल नहीं हुए हैं, तो आखिर इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की कि हम फेल हो चुके हैं। फिर हम देखते फिर हमारा सीन शूट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर जो जोवा होती है उसने यहाँ पर एक नकली ब्रिज को क्रिएट किया होता है। अब यहाँ पर इस ब्रिज को देखकर हमें लग रहा होगा कि एक आर्मी इससे यहाँ पर आर पार कर सकती है यानी इससे मतलब दूसरी तरफ जा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो ब्रिज है उसके सारे यहाँ पर जो सपोर्टिव एंगल्स है वो जोवा ने हटा दिए, जिसकी वजह से ये जो ब्रिज है वो एक पत्थर तक का यहाँ पर जो डैमेज वो नहीं सहन कर सकता है या फिर जो बाहर है उसे यहाँ पर नहीं सहन कर सकता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो और उसके जो लोग होते हैं वो यहाँ पर है ना जो नानडोंग है उसके यहाँ पर जो मतलब टाइमिंग है उसके बारे में यहाँ पर आइडिया लगाने लगते हैं कि आखिर उसकी जो टाइमिंग है वो कौन सी होने वाली है, वो कौन से टाइम पर इस ब्रिज को क्रॉस करके जाने वाला है। तभी हम देखते हैं अपने हमसी को जो कि उस ब्रिज से यहाँ पर चला जाता है उस ब्रिज को क्रॉस करते हुए। इसी इन लोगों को यहाँ पर रियलाइज होता है, हम देखते हैं इनकी जो आंखें होती है वो काफी बड़ी हो जाती है। फिर हम देखते हैं सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आखिर यहाँ पर जो ब्रिज से किसी ने पार कर दिया हो, क्या ऐसा हो सकता है कि वो कोई सुअर था या फिर कोई चिड़िया थी या फिर कोई छोटा सा पप्पी था। लेकिन हम देखते हैं इन सभी बातों को यहाँ पर है ना जो होती है वो एक तरीके से इग्नोर ही कर रही होती है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, मतलब चाहे पप्पी हो या फिर सुअर हो या फिर चाहे कोई बर्ड ही क्यों ना हो, लेकिन किसी ने यहाँ पर ये जो ब्रिज है उसे पार किया है। इसका मतलब ये जो ब्रिज है वो यहाँ पर उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब उतना ज्यादा कमजोर नहीं है जितना ज्यादा जोवा ने सोचा था। और इसी चीज को टेस्ट करने के लिए हम देखते हैं जो जोवा होती है वो यहाँ पर एक पत्थर को फेंकती है इस ब्रिज के ऊपर, लेकिन जैसे उस पत्थर को फेंकती है हम देखते हैं जो जोवा होता है उसका भी जो पाँव होता है वो फिसल जाता है एंड हम देखते हैं वो भी नीचे की तरफ गिरने लगती है। लेकिन उसके जो साथी लोग होते हैं स्क्वाड के मेंबर्स उसे यहाँ पर पकड़ लेते हैं एंड ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। हम देखते हैं तभी वहां पर नादोंग की भी एंट्री हो जाती है, लेकिन जैसे वो देखता है कि ब्रिज टूट चुका है हम देखते हैं वो वापस से पीछे की तरफ लौट जाता है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर अपने हमसी को जो कि एक मोंग को एक डिलीवरी देने के लिए आया होता है। अब हम देखते हैं जो मोंग होता है वो बहुत ही ज्यादा दोगला किस्म का इंसान होता है, यानी अपने डिसाइपल से कह रहा है कि मैं यहाँ पर मतलब भूखा रह रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है और इसी गलती का पश्चाताप मैं कर रहा हूँ भूखा रहकर, ताकि जो बुद्धा है वो तुम्हें यहाँ पर माफ कर सके तुम्हारी गलती के लिए और जो तुम्हारी ये गलती की सजा है वो यहाँ पर मुझे मिल जाए। एंड हम देखते हैं उसके जो डिसाइपल होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मास्टर आपको हमारी गलती की सजा खुद लेने की जरूरत नहीं है, प्लीज आप खाना खा लीजिए। तो एक तरफ से तो ये सारी बातें कह रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से ये अपने हमसे से यहाँ पर डिलीवरी मंगा रहा है, वो भी खिड़की के जरिए। एंड हम देखते हैं उसे काफी ज्यादा चाव से खा रहा है एंड अपने लोगों से चिल्ला के कह रहा होता है कि मैंने कहा ना कि मैं जब भूखा रहता हूं तो मेरे यहाँ पर है ना पेट के अंदर मतलब एक अन्न का दाना भी नहीं जाना चाहिए। तो क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मेरे कहने का क्या मतलब है? यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारे जैसे डिसाइपल नहीं चाहिए। अब हम देखते हैं जैसे वो ऐसा कहता है वो पीछे की तरफ देखता है, लेकिन हम देखते हैं अपना हमसे ऑलरेडी वहां से जा चुका होता है। एंड ये जो मोंक है उसकी ये जो खिड़की है वो कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी जो पहाड़ी है उसके ऊपर एक घर बना हुआ है एंड उसके ऊपर वहां पर है ना खिड़की है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो मोंक होता है वो अपने हमसे को देख के कह रहा होता है कि ये लड़का सच में काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, जो कि यहाँ पर इतनी ज्यादा बड़ी जो ऊंची पहाड़ी है उसके ऊपर इतना जल्दी चढ़ भी जाता है एंड उतर भी जाता है। वहीं हम देखते हैं जो उसके डिसाइपल होते हैं वो बाहर से अभी भी चिल्ला रहे होते हैं कि मास्टर प्लीज खाना खा लीजिए, लेकिन हम देखते हैं इस मोंक को जो कि कह रहा होता है कि नहीं खाऊंगा। फिर हमारा सीन शूट होता है, हमें वापस से फ्लोर स्क्वाड का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं जोवा ने एक दूसरा यहाँ पर जो ट्रिप होता है वो यहाँ पर क्रिएट किया होता है।
अब हम देखते हैं जो जोआ के अंडरलिंग्स होते हैं उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि आपने जो ट्रैप बिछा है वो सच में काफी ज्यादा कमाल का है। जोआ भी उससे कह रही होती है कि हाँ तुमने सही कहा, मेरे जो ट्रैप होते हैं वो होते हैं इतने कमाल के हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो जोआ होती है वो यहाँ पर उन्हें कह रही होती है कि चलो अभी हमें जो नाडोंग उसकी टाइमिंग के बारे में देखना होगा कि वो कितने टाइम बाद में यहाँ पर ये जो ट्रैप है उसके ऊपर से जाने वाला है, यानी इस जगह से। अब हम देखते हैं वो लोग ऐसी बातें कर ही रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि वापस से वहां से एंट्री मारता है एंड उनके ट्रैप के ऊपर से चला जाता है। अब इस चीज को देख के हम देखते हैं जोआ को जो कि अपने एमसी से कहती है कि 1 मिनट रुको, अपना एमसी भी उसके पास में आ जाता है एंड जोआ यहाँ पर एक पत्थर को फेंकती है जिससे हम देखते हैं जो ट्रैप होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। एंड हम देखते हैं वो यहाँ पर है ना जो ट्रैप होता है वो एक तरीके से 2 शिलाओं का होता है, जैसे यहाँ पर वो पत्थर पड़ा होता है हम देखते हैं दोनों शिला आपस में टकराती है एंड अगर यहाँ पर कोई चल रहा होता है एंड उसके बाद से मतलब ये जो ट्रैप है वो एक्टिवेट हो जाता तो उसका कचुमर बन जाता इन दोनों के शिलाओं के बीच में आकर। हम देखते हैं जोआ को जो कि हंसते हुए कह रही होती है कि देखा नॉर्मली मेरा जो ट्रैप है वो इस तरीके से काम करता है, जो भी यहाँ पर मेरे टारगेट होते हैं उनके ऊपर। इन बातों को सुन के अपने हमसे कहते हैं कि पता नहीं ये क्या है, लेकिन जो भी है बहुत ही ज्यादा अच्छा है। वहीं हम देखते हैं जोआ को जो कि थोड़ी देर हंसती है और अगली पल हम देखते हैं चिल्लाने लगती है एंड कहती है कि आखिर तुम कौन हो, तुम्हारे ऊपर मेरे जो ट्रैप है वो काम क्यों नहीं आ रहे हैं, पिछली बार भी तुम ही गए थे ना उस ब्रिज के ऊपर से। अपना हमसे कहता है कि हाँ मैं ही गया था। अब हम देखते हैं ऐसी बातें चली रही होती है, तभी हम देखते हैं वहां पर एंट्री होती है नादोंग की। वो हंसते हुए कहते हैं कि मुझे लगा पहले वाला कोइंसिडेंस है जो कि ब्रिज यहाँ पर ढह गया था, लेकिन मुझे भी पता चल रहा है कि तुम हो वो जो कि यहाँ पर मुझे ट्रैप में बिछाना चाहती हो और मुझे खत्म करना चाहती हो, लेकिन अगर ऐसी बात है तो मैं ही तुम्हें पहले खत्म कर देता हूँ। इतना कहने के बाद में हम देखते हैं नादोंग अपनी सोर्ड को निकाल लेता है। इस चीज को देखकर जो फ्लोर स्क्वाड के लोग होते हैं वो यहाँ पर ना भागने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि हमें इसके हाथ में नहीं आना है वरना ये जल्लाद हमें खत्म कर देगा। अब हम देखते हैं नादोंग को जो कि यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम्हें किसने कहा कि तुम यहाँ से जा सकते हो। हम देखते हैं वो यहाँ पर सीधा जाकर पहले अपने एमसी के ऊपर अटैक करता है, अपने एमसी उसके अटैक को डोज कर लेता है एंड कहता है कि भाई साहब मैं वो नहीं हूँ जो कि आप समझ रहे हो, मैं उन लड़कियों के साथ में नहीं हूँ। हम देखते हैं नादोंग को जो कि कहता है कि अच्छा तो तुमने मेरे अटैक को डोज कर लिया, मतलब तुम्हारे पास में थोड़ा बहुत तो टैलेंट है। यहाँ पर लगता है कि जो गोल्डन गिल्ड के मेंबर्स हैं उन्होंने इस बार कोई ढंग के आदमी को भेजा मुझे पकड़ने के लिए। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो नादोंग होता है वो बहुत सारे अटैक करता है अपने एमसी के ऊपर एंड अपने एमसी को पीछे की तरफ धकेल देता है, यहाँ पर एक पेड़ की तरफ जहां पर अपना एमसी पीछे की तरफ नहीं जा सकता है। एंड हम देखते हैं नादोंग होता है वो कहता है कि अब तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाले हो, लेकिन हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि यहाँ पर देखता है कि पीछे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो वो फाइनली अटैक करता है एंड एक ही अटैक के अंदर हम देखते हैं जो नादोंग होता है उसके दांत टूट जाते हैं एंड हम देखते हैं उसकी जो बॉडी होती है वो आसमान में काफी ज्यादा दूर तक उड़ जाती है। फिर हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि मन में सोच रहा होता है कि एक मिनट मैंने सच में काफी ज्यादा गलत कर दिया, आई मीन मुझे इतनी भी ज्यादा पावर से नहीं मारना चाहिए था। फिर अपना एमसी सोचता है कि मुझे किसी ने देखा तो नहीं, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। हम देखते हैं जो और उसके लोगों को जो कि कह रहा होता है मन में कि हाँ हमने देखा, मैंने भी देखा एंड हम देखते हैं जोआ को जो कि यहाँ पर अपने एमसी को देखकर उसके एक्सप्रेशन कुछ अजीब से होते हैं एंड वो कहती है कि ये लड़का मेरे को चाहिए। फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें दिखाया जाता है येरिन को जो कि अपने एमसी को खाना खाते हुए देख रही होती है एंड हम देखते हैं वो खाना खाते हुए एक दूसरे के साथ में हंसी मजाक भी कर रहे होते हैं एंड इन सभी को देख रही होती है अपनी जोआ, वो भी यहाँ पर अपने वो दूरबीन से। एंड हम देखते हैं उसके जो अंडरलिंग्स होते हैं वो कह रहे होते हैं कि देखो यहाँ पर हमारी जो लीडर उसका किसी तो लड़के के ऊपर दिल आया था एंड वो जो लड़का है वो भी किसी दूसरे के साथ में बातें कर रहा है, मुझे लगता है कि उस लड़की को ऑलरेडी किसी ने ले लिया है। अब हम देखते हैं जोआ जो कि कह रही होती है कि वो थोड़े समय पहले मेरे साथ में फ्लर्ट कर रहा था और अभी देखो वो यहाँ पर किसी और लड़की के साथ में फ्लर्ट कर रहा है। वैसे तो अपने एमसी ने इसके साथ में बिल्कुल भी फ्लर्ट नहीं किया, लेकिन ये लड़की थोड़ी सी पागल है। एंड हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने एमसी के बारे में कह रही होती है कि मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे यहाँ पर पकड़ के अपने पास में रखूंगी। हमारा सीन शूट होता है और हमें लूचियो नाम का एक बंदा यहाँ पर अपनी कहानी के बारे में बताता है कि बचपन में अगर वो रॉक पेपर सीजर जीत जाता तो अपने फादर के साथ में रहता और उसकी जिंदगी अलग होती। बताया जाता है कि जो वांग लियू यानी जो लूचियो है उसके जो फादर वो एक बहुत बड़े गेमलर थे, वो गेमलिंग के अंदर बहुत सारा पैसा हार गए थे। कर्जदारों ने उसके साथ में 2 शर्तें रखी थी कि या तो तुम दोनों बच्चों में से एक हमें दे दो या फिर एक काम करो अपने पैसा चुकता कर दो। तो यहाँ पर जो ल्यूचियो के फादर थे उनके पास में पैसा नहीं था, तो उन्होंने अपने बच्चे का सौदा कर दिया। दोनों बच्चों में से कौन कर्जदार के पास में जाएगा और कौन गेमलर के पास में रहेगा, इसका जो यहाँ पर डिसीजन है वो भी उसने उन्हें अपने दोनों बच्चों के ऊपर छोड़ दिया। उन दोनों बच्चों को उसने रॉक पेपर सीजर खिलवाया। जो यहाँ पर रॉक पेपर सीजर के अंदर जीत गया वो यहाँ पर है ना एक तरीके से अपने फादर के साथ में ही रहा, लेकिन जो हार गया उसे कर्जदार उठा के ले गए। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर मतलब लूचियो के प्रेजेंट टाइम का सीन, जहां पर हम देखते हैं लूचियो को यहाँ पर हथकड़ियों से बांधा गया होता है 3 ऑफिसर्स के द्वारा। एंड हम देखते हैं जो ऑफिसर होते हैं उसे मार रहे होते हैं, मार मार के वो इतना थक चुके होते हैं कि वो पानी पीने लगते हैं, फिर उसे वापस से मारने लगते हैं। एंड हम देखते हैं उसके ऊपर स्प्लिट भी करते हैं। एंड हम देखते हैं फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं यहाँ पर आराम करने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे। एंड हम देखते हैं वो वहां पर आराम करने लगते हैं एंड तीनों बातें करने लगते हैं। वहीं हम लूचियो को देखते हैं जो कि अपनी जगह से खड़ा होता है और हथकड़ियों के साथ
साथ में उन लोगों की तरफ बढ़ता है एंड कहता है कि देखो, अगर तुम यहाँ पर मुझे रॉक पेपर सीजर के अंदर हरा देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ दूंगा। इन बातों को सुन के हम एक ऑफिसर को देखते हैं जिसका दिमाग खराब हो जाता है एंड हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी जो है ना एक तरीके से वेपन लेता है एंड ल्यूचियो की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे जो लोग हैं वो यहाँ पर लातों के भूत होते हैं, वो कभी बातों से नहीं मानते हैं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो ल्यूचियो के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं उसके ऊपर चेंज डाल के उसे ऊपर की तरफ उठा लिया जाता है एंड हम देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि ल्यूचियो के ही साथी होते हैं जिन्होंने उन तीनों ऑफिसर की काफी ज्यादा हालत खराब कर दी होती है एंड वो कह रहे होते हैं कि ये तीन ऑफिसर को क्या लगा था कि ये केवल तीन हमारे बॉस को उठा लेंगे। इन्हें पता होना चाहिए कि ल्यूचियो आप हमारे बॉस हो और आपने न जाने हजारों लोगों को अकेले यहाँ पर मौत के घाट उतारा है, तो ये तीन लोग यहाँ पर आपका क्या ही कर लेंगे। फिर हम देखते हैं ल्यूचियो को जो कि एक ऑफिसर के पास में जाता है एंड हम देखते हैं जो ल्यूचियो है उसकी दो पर्सनैलिटी है। एक के अंदर तो वो काफी सीरियस रहता है, लेकिन दूसरी पर्सनैलिटी उसकी रॉक पेपर सीजर वाली है, यानी पागलों वाली। क्योंकि जब बचपन में उसे रॉक पेपर सीजर की वजह से उठा लिया गया था यानी कर्जदारों के द्वारा, तो उसकी जो जिंदगी वो एक तरीके से नर्क बन गई थी। उससे बहुत सारी यहाँ पर है ना परेशानियों का सामना करना पड़ा एंड उसके बाद में वो एक बैंडिट बन गया और अभी वो एक बैंडिट ग्रुप का लीडर है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो ल्यूचियो होते हैं उसकी जो सेकंड पर्सनैलिटी होती है उसकी यही होती है खासियत कि वो यहाँ पर किसी भी बंदे के साथ में उसे यहाँ पर अपने साथ में एक तरीके से रॉक पेपर सीजर खेलने के लिए कहेगा और अगर वो इसके लिए मना करता है तो वो सामने वाले बंदे को मार देगा। अब हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी सेकंड पर्सनैलिटी के अंदर ऐसा ही कर रहा होता है एंड कह रहा होता है कि अगर तुम मेरे साथ में यहाँ पर रॉक पेपर सीजर खेलते हो एंड मुझे यहाँ पर हरा देते हो तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर गारंटी देता हूँ कि तुम यहाँ से जिंदा जा सकते हो। हम देखते हैं उस ऑफिसर को जो कि इस बात को मान लेता है एंड हम देखते हैं उसके साथ में रॉक पेपर सीजर खेलने लगता है, लेकिन वो उसके अंदर हार जाता है। एंड हम देखते हैं उन तीनों ही ऑफिसर की बॉडी को उन्हें मारने के बाद में यहाँ पर जो पार्टी होता है उसे नीचे की तरफ यहाँ पर एक तरीके से ढकेल दिया जाता है। अभी मैं तुम्हें बता देता हूँ ल्यूचियो के बारे में। तो ल्यूचियो जिस बैंडिट ग्रुप का लीडर उसका नाम व्हाइट स्कल है। व्हाइट स्कल मोरिम के अंदर काफी ज्यादा फेमस ग्रुप है। वो यहाँ पर पूरे के पूरे मोरिम को एक तरीके से डरा के रखता है। आई मीन ये जो बैंडिट ग्रुप है, अगर मैं बोलूँ तो जो यहाँ पर बाकी के बैंडिट्स ग्रुप है उनमें यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर जो बड़े बड़े रिनोड मार्शल आर्टिस्ट है उनका भी यहाँ पर हिम्मत नहीं होता है यहाँ पर जो अपना ल्यूचियो और उसका जो ग्रुप है उसे यहाँ पर एक तरीके से मतलब चैलेंज करने का। क्योंकि यहाँ पर जो व्हाइट स्कूल बैंडिट ग्रुप है वो अपनी क्रूएल्टी एंड यहाँ पर अपनी रूथलेसनेस के कारण ही जाना जाता है। एंड यहाँ पर जो अपना ल्यूचियो है उसका निक नेम है द हैंड ऑफ यामा, क्योंकि आज तक यहाँ पर उसके हाथों से कोई भी जिंदा वापस नहीं बच पाया। फिर हमारा सीन शुरू होता है और हमें शाम को यहाँ पर ल्यूचियो और उसके लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो रेस्टोरेंट के ऊपर यहाँ पर खाना खा रहे होते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो ल्यूचियो होता है उसका जो राइट हैंड होता है यानी सेकंड इन कमांड, वो यहाँ पर ल्यूचियो से कह रहा होता है कि बॉस आपके अंदर पहले वाली बात नहीं रही। आई मीन पहले तो आपको यहाँ पर जो बड़े बड़े ग्रुप है उन्हें खत्म करने के लिए हमारी भी जरूरत नहीं पड़ती थी, आप उन्हें अकेले यहाँ पर खत्म कर देते थे। लेकिन अभी देखो जो यहाँ पर तीन ऑफिसर है उन्होंने आपको बंदी बना लिया, ये तो सच में काफी ज्यादा अजीब था। एंड हम देखते हैं उसके जो बाकी के लोग होते हैं वो भी यहाँ पर हंसने लगते हैं, कहते हैं कि हाँ बॉस ये बात तो सही है कि आपके अंदर पहले वाली बात नहीं रही है। वहीं हम देखते हैं ल्यूचियो को जो कि यहाँ पर अपने सेकंड इन कमांड से पूछता है कि तुम मेरे अंडर में कितने सालों से काम कर रहे हो। सेकंड इन कमांड कहता है कि 4 सालों से। ल्यूचियो कहता है कि 4 सालों से। हाँ 4 साल यहाँ पर जो समय वो कम नहीं होता। अगर 4 साल हम किसी भी फील्ड को देते हैं तो हम उस फील्ड की टॉप पोजीशन को हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि तुम भी यहाँ पर लीडर बनना चाहते हो। अगर तुम यहाँ पर मुझे रॉक पेपर सीजर के अंदर हरा देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर लीडर की पोजीशन दे दूंगा। लेकिन हम देखते हैं सेकंड इन कमांड को जो कि इसके लिए मना कर देता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपना जो ल्यूचियो होता है उसे काफी फोर्स करने लगता है और कहता है कि मैंने कहा ना कि मेरे साथ में खेल, इसका मतलब खेल। अब इस बात को सुन के हम देखते हैं सेकंड इन कमांड को जो कि यहाँ पर खुद को समझाने की कोशिश करता है कि नहीं बॉस मैं ऐसा नहीं करना चाहता। लेकिन हम देखते हैं ल्यूचियो को जो कि उसकी कोई बात सुन ही नहीं रहा होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो सेकंड इन कमांड होता है वो भी यहाँ पर अपनी सोर्ड को निकालने की कोशिश करता है, ल्यूचियो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो यहाँ पर अपनी मयान के अंदर देखता है वो काफी हैरान होता है क्योंकि उसकी सोर्ड उसके पास में होती नहीं है, वो तो ल्यूचियो के पास में होती है। ल्यूचियो कहते हैं कि जो तुम्हारी सोर्ड है वो तो सच में काफी शार्प है। एंड हम देखते हैं इस बात से सेकंड इन कमांड काफी हैरान होता है, यही सोच रहा होता है कि आखिर इसने मेरी जो सोर्ड है उसे यहाँ पर कब निकाला। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो ल्यूचियो होता है उसके ऊपर बहुत सारे कट मार देता है एंड हम देखते हैं इसकी वजह से उस बंदे की वहीं पर मौत हो जाती है। अब अपने लीडर की ऐसी क्रूएल्टी को देखकर हम देखते हैं जो बाकी के लोग होते हैं वो यहाँ पर एकदम चुप हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ल्यूचियो को जो कि उनसे पूछ रहा होता है कि जो काम मैंने तुम्हें करने के लिए कहा था क्या तुम लोगों ने किया या फिर नहीं किया। इस पर हम देखते हैं उसके लोग कहते हैं कि हाँ हमने उस बंदे को यहाँ पर ढूंढ लिया है जो कि हमारा यहाँ पर सोना लेके भाग गया था। वो यहाँ पर ना नान फैमिली के मेंशन के अंदर रहता है जो कि काफी ज्यादा आलीशान है। इस बात को सुन के हम देखते हैं यहाँ पर जो ल्यूचियो होता है उसे काफी गुस्सा आता है। वो अपने पास में जो गिलास होता है उसे तोड़ देता है एंड कहता है कि उसने हमसे सोना चोरी किया एंड हमारे सोने से यहाँ पर मजे कर रहा है, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर हमारा सीन शुरू होता है, हमें 2 दोस्तों को दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं वो रॉक पेपर सीजर खेल रहे होते हैं जिसमें एक दोस्त हमेशा जीत जाता है एंड दूसरा दोस्त हमेशा हार जाता है।
सो फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपने एमसी को जो कि डिलीवरी करने के लिए जा रहा होता है एंड हम देखते हैं वो यहाँ पर येरिन को टाटा बाय करते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी हम ग्रेनी को देखते हैं जो कि कहती है कि वो क्या यहाँ पर जो है ना लोड नाम का ऑर्डर लेकर गया है, क्योंकि उसके साइज को देखकर तो मैं यही बता सकती हूँ। फिर हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी येरिन से बातें करने लगती है कि जो लोड नाम है वो यहाँ पर काफ़ी बीमार रहते हैं, इसलिए अपने मेंशन से बाहर नहीं आते हैं। वैसे मैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा देखना चाहती हूँ कि आखिर वो कैसे दिखाई देते हैं। इस पर येरिन इसका कारण पूछती है कि आखिर आप एक बीमार आदमी को क्यों देखना चाहते हो। हम देखते हैं ग्रेनी को जो कि अजीब से एक्सप्रेशन के साथ में कह रही होती है कि वेल मैं यहाँ पर काफी लंबे समय से फ्रेश शिकार कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ पर ऐसे शिकार करने की भी जरूरत होती है जो कि थोड़े बहुत यहाँ पर सही नहीं हो। इन बातों को सुन के येरिन कहती है कि आखिर ऐसा मतलब तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। लेकिन हम देखते हैं ग्रेनी को जो कि कहती है कि समझने वाले समझ गए। फिर हमारा सीन दौर में दिखाता है व्हाइट स्कूल बेंटेड ग्रुप एंड उसके लीडर ल्यूचियो को, जो कि यहाँ पर लोड नाम के मेंशन की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि लोड नाम जहाँ पर अपने नाम से डिलीवरी करने के लिए जा रहा है जिस बंदे को, वही वो बंदा होता है जिसने यहाँ पर ल्यूचियो के जो भी यहाँ पर एक तरीके से गोल्ड उसको चुराया होता है। अब हम देखते हैं अपने नाम से रास्ते में इन बैंडिट से मिल जाता है एंड उनको क्रॉस करते हुए अपने एमसी आगे की तरफ जा रहा होता है। तो अपने एमसी की पोटली में से खुशबू को सूंघकर जो बैंडिट्स होते हैं वो अपने एमसी को वहीं पर रोक लेते हैं एंड कहते हैं कि जो भी खाना है वो हमें दे जाओ एंड यहाँ से दफा हो जाओ। तो अपना एमसी कहते हैं कि वेल ये मुझे डिलीवर करना है। इस पर हम देखते हैं वो जो यहाँ पर बैंडिट के लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हाँ मुझे भी पता है कि तुम्हें ये डिलीवर करना है और तुमने यहाँ पर डिलीवरी कर दिया है। मैं यहाँ पर तुम्हारी जो डिलीवरी है उसे यहाँ पर है ना एक तरीके से एडमायर करता हूँ, तो अब यहाँ से चले जाओ। तो हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि कह रहा था कि नहीं मुझे आपको नहीं बल्कि किसी दूसरे को यहाँ पर डिलीवर करना है। इस बात को सुन के हम देखते हैं जो बाकी के बैंडिट्स होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये लड़के क्या तुम पागल हो चुके हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम यहाँ पर किसके सामने खड़े हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर लीचू की एंट्री होती है जो कि कहता है कि वाह मैं इंप्रेस हो गया तुम्हारे गट्स से। आई मीन एक डिलीवरी मैन के पास में ऐसे गट्स तो होने ही चाहिए। फिर हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने हमसे से कह रहा होता है कि चलो अब जबकि हम लोग भी भूखे हैं और तुम्हें भी ये डिलीवर करना है, दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर एक तरीके से रॉक पेपर सीजर खेल लेते हैं कि आखिर किसका पलड़ा भारी हो। अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें अपना हाथ और यहाँ पर ये जो मतलब जितना भी खाना वो यहीं पर छोड़ के जाना होगा, और अगर मैं यहाँ से मतलब मैं तुमसे हार जाता हूँ तो तुम यहाँ पर बिना किसी परेशानी के आगे की तरफ जा सकते हो अपने ऑर्डर को देने के लिए। इस बात को सुन अपने हमसे कहते हैं कि अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो मैं बिना किसी दिक्कत के अपनी डिलीवरी देकर आ सकता हूं। इस पर हम देखते हैं लीचू को जो कि कहता है कि तुमने सही कहा। अपने एमसी कहते हैं कि चलो स्टार्ट करते हैं। गेम स्टार्ट होता है और यहाँ पर स्टार्ट होते ही खत्म हो जाता है क्योंकि अपने एमसी के पेपर आता है एंड हम देखते हैं लीचू के जिसके पास में पत्थर आता है एंड इस चीज से यहाँ पर लीचू और उसके लोग भी काफी हैरान होते हैं कि लीचू यहाँ पर हार चुका है। अपने एमसी कहते हैं कि अगर अब मैं जीत चुका हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। इतना कहते हुए हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी तो वहाँ से चला जाता है। वहीं पर हम देखते हैं यहाँ पर जो लीचू होता है अपने लोगों से कहता है कि जाओ और उससे वापस से मेरे पास में लेकर आओ। फिर हमारा सीन शूट होता है और हम देखते हैं दो बंदों को जो कि यहाँ पर ना लीचू के पास में जाते हैं एंड हम देखते हैं इन्हीं दोनों बंदों को लीचू ने भेजा होता है अपने हमसी को पकड़ने के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए एंड इसे हम देखते हैं लीचू काफी गुस्सा होता है। फिर वो कहता है कि अभी समझ में आ भी रहा है क्योंकि ये जगह तुम लोगों के लिए काफी ज्यादा ही नहीं है और यहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट है, तो मुझे लगता है कि वो बंदा तुम्हें यहाँ पर दिखाई नहीं दिया होगा, है ना। इस बात को सुन के हम देखते हैं उन दोनों बंदों को जो कि इस बात के लिए एग्री करते हैं। फिर हम देखते हैं जो लीचू होता है वो अपने लोगों से कहता है कि आखिर थोड़े समय पहले हुआ था उसके बारे में तुम क्या सोचते हो, आखिर तुम लोगों ने क्या देखा। इस बात पर हम देखते हैं सब लोगों की काफी फट जाती है एंड वो कह रहे होते हैं कि वेल हमने देखा। हम इस पर हम देखते हैं लीचू को जो कि कह रहा होता है कि आखिर तुम इतना ज्यादा शर्मा क्यों रहे हो, यानी इतना ज्यादा नर्वस क्यों हो रहे हो। तुमने देखा कि मैंने यहाँ पर एक मैच को प्ले किया एंड मैं उस मैच के अंदर हार गया। इस बात को सुन के हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि हाँ हमने ये देखा। लीचू कहते हैं कि वेल वो पहला गेम था, जबकि यहाँ पर ना इसके 3 राउंड होते हैं, अगर 3 में से कोई 2 जीत जाता है तभी उसे यहाँ पर जीता हुआ माना जाता है, जबकि उसने एक ही जीता है तो अभी तक उसकी पूरी तरीके से कंप्लीटली जीत नहीं हुई है। इस बात को सुन के हम देखते हैं सब लोग काफी हैरान होते हैं। वहीं पर हम देखते हैं लीचू को जो कि कह रहा होता है कि जाओ और उस लड़के को यहीं पर पकड़ के लेकर आओ क्योंकि मैं उससे वापस से यहाँ पर एक बार गेम खेलना चाहता हूँ एंड अगर उसने मेरे को यहाँ पर दोनों मतलब 2 बार हरा दिया तो मैं यहाँ पर समझ जाऊंगा कि वो लड़का यहाँ पर मुझसे भी ज्यादा यहाँ पर प्रो इस गेम के अंदर, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड हम देखते हैं इतना कहते हुए यहाँ पर जो लीचू होता है वो स्माइल कर रहा होता है। फिर हमारा सीन शॉट होता है और हम अपने एमसी को देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं अपने एमसी ने डम्पलिंग्स को पहुंचा दिया होता है लोड नाम के घर पे। लोड नाम यही बंदा होता है जिसने यहाँ पर व्हाइट स्कल ग्रुप के यहाँ पर जो भी यहाँ पर सोना होता है उससे चोरी किया होता है। एंड हम देखते हैं वो अपने एमसी को इन चीजों को देख के काफी ज्यादा थैंक्स कर रहा होता है एंड कहता है कि वो यहाँ पर ये जो चीजें हैं वो सच में हमेशा की तरह काफी ज्यादा स्वादिष्ट है। फिर हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि कहता है कि वेल अभी यहाँ पर आपकी जो हेल्थ है वो कैसी है। लोड नाम कहता है कि हाँ ठीक है। फिर हम देखते हैं वो अपने एमसी को उसके पैसे भी दे देता है जो कि जोर से ज्यादा होते हैं, इसलिए अपना एमसी इन्हें रखने से मना करता है। लोड नाम कहते हैं कि रख लो। अपना एमसी कहता है कि आप ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा डोनेट कर चुके हो, आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। लोड नाम कहते हैं कि नहीं ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि अपने पास एक चीज को निकालता है, मतलब निकालने की कोशिश करता है, तभी हम देखते हैं उसके गले पर बहुत सारे असिस्टेंट्स अपनी सोड को रख देते हैं। इससे अपना एमसी काफी हैरान होता है। वहीं पर हम लोड नाम को देखते हैं जो कि अपने लोगों से कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, ये बंदे को मैं जानता हूँ, यहाँ से दफा हो जाओ। हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि अपने पास एक गिनसेन को निकालता है, जिसे देखकर हम देखते हैं जो बाकी के निंजाज होते हैं वो वहां से चले जाते हैं। जो चीज होती है वो काफी अमेजिंग लगती है। वही हम देखते हैं लोड नाम को जो कि खुद को एक्सप्लेन करता है कि ये मेरी सेफ्टी के लिए है। अपना एमसी कहता है कि मैं इस बात को समझता हूँ और ये लीजिए
आपके लिए 100 ऑफ गिनसेन, क्योंकि ये किसी और ने नहीं बल्कि ग्रैंडपा हुआंग ने मुझे दिया है। इन बातों को सुन के हम देखते हैं लॉर्ड नाम को जो कि कह रहा होता है कि 100 ईयर्स ऑफ ओल्ड गिनसेन काफी ज्यादा यहाँ पर प्रीसियस होती है। मैंने सुना है कि लोग अपने फैमिली मेंबर्स को भी नहीं देते हैं, तो आखिर ये चीज मुझे किसने दी है। इस पर हम देखते हैं अपने एमसी को, जो कि यहाँ पर मतलब जो ग्रैंडपा हुआंग होता है उसके बारे में बताने लगता है कि वो काफी दयालु व्यक्ति है। पिछली बार जब आपने फ्लड के टाइम पे डोनेट किया था तो यहाँ पर आपकी डोनेशन से उनकी भी बहुत ही ज्यादा मदद हुई थी, एंड उसी का कंपनसेट या फिर रिपेमेंट करने के लिए वो आपको ये सारी चीजें दे रहे हैं। एंड अपने हमसे कहते हैं कि अब अगर सारा काम खत्म हो चुका तो मैं यहाँ से जाता हूँ। इस पर लॉर्ड नाम कहते हैं कि चलो ठीक है। फिर हम देखते हैं अपना हंसी वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद में हम देखते हैं लॉर्ड नाम को, जो कि उसी गिनसेन को देख रहा होता है एंड खुद से बातें कर रहा होता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ लोगों के लिए यहाँ पर काम करने में बिता दी। मैंने वो सारा कुछ किया जो कि यहाँ पर वो लोग चाहते थे और उनकी खुशी हो, मतलब उन दूसरे लोगों की खुशी के लिए। लेकिन मुझे यहाँ पर कभी भी यहाँ पर इन चीजों का कोई रिपेमेंट नहीं मिला। लेकिन आज जब मैंने यहाँ पर कुछ भी काम नहीं किया किसी के लिए, सिर्फ और सिर्फ कुछ पैसे दिए हैं, तो मुझे यहाँ पर इतनी ज्यादा प्रीसियस थिंग मिल रही है। ये जो जगह है और ये जो दुनिया वो सच में काफी बेकार है। मुझे लगता है कि मुझे किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाना चाहिए जहाँ पर बहुत सारे कम लोग हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो खुद ही से बातें कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब है ना वो गिनसन को खत्म कर देता है एंड इसी के सामने हमारा सीन छुड़ता है और हमें अपने एमसी को दिखाया जाता है जो कि रेस्टोरेंट पे वापस से पहुंच जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर अपना जो एमसी होता है वो ग्रैनी से बातें करने लगता है एंड हम देखते हैं ग्रैनी को जो कि अपने एमसी से कह रही होती है कि काम करो, यहाँ पर तुम्हारे पास में बहुत सारे ऑर्डर्स है तो उन्हें यहाँ पर डिलीवर करके आ जाओ। अपना एमसी कहते हैं कि इस बात को मैं समझ गया। फिर हमें हमारा सीन शुरू होता है और हमें वापस से यहाँ पर ल्यूचियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वो अपने लोगों के साथ में मैच कर रहा होता है एंड यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है एंड वो यहाँ पर अपने मन में अपने एमसी के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर उस लड़के ने यहाँ पर मुझे कैसे हरा दिया। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो खुद से बातें करने लगता है कि हो सकता है कि ये उसका तुक्का हो, मैं यहाँ पर कभी भी यहाँ पर नहीं हार सकता हूँ, क्योंकि आप रॉक पेपर सीजर जो गेम है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लक का गेम नहीं है। हमें उनकी जो मतलब सामने वाला बंदा है उसके हाथों की मूवमेंट्स को नोटिस करना चाहिए, वो यहाँ पर किस तरीके से मूवमेंट करता है एंड यहाँ पर जल्दी से अपना यहाँ पर जो पैतरा है उसके मूवमेंट्स को देखकर बदल देना चाहिए। ये यहाँ पर रॉक पेपर सीजर को जीतने का या फिर इसमें प्रो बनने का एक तरीके से मास्टर तरीका है। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये जो मतलब ल्यूचियन होता है वो ऐसी बातें कर ही रहा होता है एंड हम देखते हैं वो यहाँ पर जिस जगह पर खड़ा होता है वो लॉर्ड नाम का मेंशन होता है, उसने वहाँ के जितने भी यहाँ पर निंजास होते हैं उन्हें खत्म कर दिया होता है एंड लॉर्ड नाम को भी काफी ज्यादा घायल कर दिया होता है एंड हम देखते हैं उसके पास में बैठता है। वहीं पर हम देखते हैं जो उसके लोग होते हैं वो यहाँ पर ल्यूचियन से कह रहे होते हैं कि हमने उस सोने के मतलब बॉक्स को ढूंढ लिया है जो कि इसने हमारे से चुराया था, लेकिन उसे इसने आधा ऑलरेडी खाली कर दिया है। इन बातों को सुन के हम देखते हैं ल्यूचियन को जो कि कह रहा होता है कि मुझे पता है कि इसने कहाँ पर खर्च किया है। हो सकता है कि इसने खाने पे खर्च किया हो या फिर इस मेंशन को खरीदने में ये सारा खर्च किया हो एंड मुझे लगता है कि इसने गार्ड्स को खरीदने में भी कुछ ना कुछ खर्च किया ही है। फिर हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने इस बंदे से कह रहा होता है लॉर्ड नाम से कि अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ खर्च करना ही था तो यहाँ पर किसी अच्छे से बॉडीगार्ड को हायर करते, तुम्हारे जो निंजास थे वो तो हमारे हाथों से गाजर मूली की तरह कट गए। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना ज्यादा इजिली हमारी पकड़ में आ जाओगे। फिर हम देखते हैं उसकी सेकंड पर्सनैलिटी एक्टिवेट हो जाती है एंड वो यहाँ पर अपने लॉर्ड नाम से कह रहा होता है कि एक काम करते हैं, तुम अगर मेरे साथ में रॉक पेपर सीजर खेलो एंड से जीत जाते हो तो मैं यहाँ पर जो तुम्हारी जानों से बख्श दूंगा एंड तुम्हें एक प्रोमिस करने के लिए कह दूंगा, यानी तुम एक विश मुझसे कोई सी भी मांग सकते हो। अगर तुम कहो कि तुम्हें यहाँ पर एक बॉक्स और चाहिए गोल्ड का एंड या फिर जो पूरा का पूरा व्हाइट स्कल है उसका खजाना चाहिए, तो वो भी चीज मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। इन बातों को सुन के हम देखते हैं लॉर्ड नाम को जो कि इसके लिए मना कर देता है। वो कहता है कि मेरे को काफी शांति फील हो रही है, भले ही यहाँ पर कुछ लोग थे जिनकी जो यहाँ पर एक्शन है वो मेरे को पसंद ना आए, लेकिन फिर भी यहाँ पर मेरी जो लाइफ है वो यहाँ पर जितनी भी जिंदगी मैंने जी है उनसे यहाँ पर ये जो इतने यहाँ पर मैंने जो दिन बताए यहाँ पर वो यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़िया थे। मैं हमेशा तुम लोगों के डर में रहता था कि क्या पता कब यहाँ पर जो मेरे पुराने मतलब कॉमरेड्स एंड जो मेरे पुराने लॉर्ड्स हैं वो यहाँ पर एक दिन मेरे दरवाजे पर आ जाए मुझे यहाँ पर मारने के लिए। इसी वजह से मैं कभी ढंग से सो भी नहीं पाया। एंड हम देखते हैं यहाँ पर अपना जो ग्योन होता है यहाँ पर जो ल्यूचियन होता है वो यहाँ पर इस बंदे से कह रहा होता है लॉर्ड वन से कि आखिर तुम किस टाइप की यहाँ पर बातें कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर पागल हो चुके हो? मैं बस तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हें मेरे साथ में रॉक पेपर सीजर खेलना चाहिए, जबकि यहाँ पर तुम ऐसी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो। इन बातों को सुन के हम लॉर्ड नान को देखते हैं जो कि कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे सनकी के साथ में जिसका यहाँ पर जो दिमाग है वो यहाँ पर एक बच्चे जैसा और शरीर एक यहाँ पर ग्रोवन मैन जैसा है, उसके साथ में कभी भी रॉक पेपर सीजर खेल के जो ये अपनी प्यारी सी शांति उसे भंग नहीं करना चाहूंगा। अगर तुम्हें मुझे मारना तो मार डालो, अगर तुम्हें मुझे खत्म करना तो खत्म कर डालो, मैं तुम्हारे साथ में इसका जो फालतू का गेम है वो नहीं करने वाला हूँ। फिर हमारा सीन शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है अपने अमसी को जो कि यहाँ पर कुछ बच्चों को अखरोट तोड़ के दे रहा होता है। हम देखते हैं यहाँ पर अपने अमसी उसी बंदे को अखरोट दे रहा होता है जो कि उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कुछ लोग होते हैं वो यहाँ पर अपने अमसी को मोटा मोटा बोल रहे होते हैं, तो इससे अपने अमसी नाराज हो जाता है एंड कह रहा होता है कि तुमने क्या बोला। तो हम देखते हैं जो लड़की होती है इसका नाम सिया होती है एंड वो अपने अमसी से कह रही होती है कि प्यारे हैंडसम ब्रदर, इस बात से अपना अमसी काफी खुश हो जाता है। एंड हम देखते हैं वो यहाँ पर उस लड़की को एक तरीके से अखरोट दे रहा होता है। तभी हम देखते हैं उस लड़की के जो दोनों भाई होते हैं
सबसे बड़ा भाई का नाम होता है चिया और दूसरे भाई का नाम होता है चियोन। वो यहाँ पर अपनी बहन चिया से कह रहे होते हैं कि तुमने अपनी आत्मा को पक्का से शैतान को बेचा है, जो कि तुम ऐसा बोल रहे हो इस मोटे के बारे में। इस पर हम देखते हैं अपने हमसे को भी काफी गुस्सा आ जाता है एंड वो कहते हैं कि तुमने क्या बोला। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो चिया होता है वो कह रहे होते हैं कि देखो मैं तुम्हारी इतनी तारीफ कर सकता हूँ कि तुम मोटे हो लेकिन ठीक ठाक दिखते हो। अपने हमसे कहते हैं कि देखो यहाँ पर मेरे को इतना ज्यादा पसंद नहीं आया। इन बातों को सुन के हम देखते हैं चिया को जो कि कह रहा होता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए दूसरा नाम चूज कर सकता हूँ, भले ही तुम यहाँ पर इतने ज्यादा मोटे ना हो लेकिन तुम मोटे जैसे दिखते हो और तुम हैंडसम तो हो ही। अपने हमसे कहते हैं कि हाँ ये थोड़ा ठीक था, चलो मैं तुम्हें इसके लिए अखरोट दे देता हूँ। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे तो उन्हें अखरोट दे देता है। तभी हम देखते हैं इन तीनों बच्चों की माँ आ जाती है एंड हम देखते हैं यहाँ पर वो अपने हमसे के द्वारा लाई गई जो डम्पलिंग्स होती है उन्हें उन बच्चों को खिला देती है। फिर हम देखते हैं अपने हमसे से कहती है कि देखो तुम्हारा ये सारा जो यहाँ पर काम करना वो हमारी बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है, लेकिन अगर मैं तुमसे ऐसी हेल्प रहती रही तो मुझे काफी ज्यादा एम्ब्रेसिंग महसूस होगा। अगर यहाँ पर होटल के अंदर या रेस्टोरेंट के अंदर किसी भी टाइप का कोई भी काम है तो यहाँ पर मुझे बता देना। तुम्हें यहाँ पर मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है, बस मेरे बच्चों के लिए तुम थोड़ा सा खाना दे दो वही काफी होगा। और इस तरीके से मुझे भी तुमसे कोई भी चीज लेने में एम्ब्रेसिंग महसूस नहीं होगा। अपने हमसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे बड़ी सिस्टर येरिन एंड यहाँ पर जो ग्रेनी उनसे पूछना होगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वहां से चल देता है एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो अपने रेस्टोरेंट पे आ जाता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो रेस्टोरेंट होता है उसके आसपास में बहुत सारे ऑफिसर होते हैं एंड इस चीज को देखकर अपना हमसे काफी हैरान होता है। फिर हम देखते हैं जैसे वो रेस्टोरेंट के अंदर जाता है यहाँ पर जो येरिन एंड जो ग्रेनी होती है वो बातें करने लगती है लॉर्ड नान के बारे में कि उसे व्हाइट स्केल ग्रुप के लीडर ने यहाँ पर मार डाला है, जो कि एक बैंडिट ग्रुप है। एंड हम देखते हैं वो और भी बहुत सारी बातें बता रही होती है कि व्हाइट स्कूल ग्रुप का जो लीडर है वो यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर ना लोगों के साथ में रॉक पेपर सीजर खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो ग्रीनी होती है जो हीरोइन होती है उसके पास में उसका फोटो भी होता है। उस फोटो को देखकर अपने हमसे पहचान जाता है कि ये तो वही बंदा है जिसके साथ में उसने आज सुबह रॉक पेपर सीजर खेला था। हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो लॉर्ड नान के मेंशन के पास में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो ऑफिसर होते हैं वो यहाँ पर लॉर्ड नान की एंड यहाँ पर जो निंजास होते हैं उनकी बॉडीज को रेस्क्यू कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं इन सारी चीजों को देखने के बाद जो अपना हमसे होता है वो यहाँ पर लीचू का पीछा करने लगता है एंड हम देखते हैं उनका पीछा करते हैं वो यहाँ पर एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा सुनसान जंगल में होती है। हम देखते हैं यहाँ पर जो व्हाइट स्कूल के जो भी यहाँ पर ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो बाहर उस घर की यहाँ पर निगरानी कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं अपने हमसे को जो कि काफी स्पीड में उस घर की तरफ बढ़ता है एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है यहाँ पर जो बाहर निगरानी कर रहे होते हैं दोनों गार्ड्स उनके सामने जाके खड़ा हो जाता है। अब हम देखते हैं जो दोनों गार्ड्स होते हैं वो यहाँ पर अपने हमसे को थोड़े समय के लिए एक तरीके से यहाँ पर महसूस ही नहीं कर पाए होते हैं उसकी प्रेजेंस को, लेकिन जब वो अपनी आंखों से यहाँ पर अपने हमसे को देखते हैं अपने सामने तो वो कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो एंड वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अपना हमसे कहता है कि अरे मैं तो वही मेंबर हूँ, क्या तुम यहाँ पर ऑलरेडी मेरे को भूल चुके हो? वैसे मैं पूछने आया था क्या क्या तुम्हारा जो बॉस है वो अभी भी अंदर है? वहीं हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जो ल्यूचो होता है वो सभी के साथ में बैठ के चाय की चुस्कियाँ ले रहा होता है। तभी हम देखते हैं दरवाजा ओपन होता है, ल्यूचो भी उस तरफ देखता है, तभी उसे दिखाई देता है कि अपने हमसी की वहाँ पर एंट्री हो चुकी है एंड अपने हमसी को वहाँ पे देख के जो ल्यूचो तो काफ़ी हैरान होता है। फिर हम देखते हैं सभी मेंबर्स की यहाँ पर जो नजर होती है वो अपने हमसी की तरफ बढ़ती है एंड अपने हमसी की तरफ देखकर कहते हैं कि आखिर ये बंदा कौन है। वहीं हम देखते हैं ल्यूचो को जो कि उन सभी को शांत रहने के लिए कहता है एंड कहता है कि ये सुबह वाला डिलीवरी वाला बंदा है, अगर तुम इस तरीके से एक्ट करोगे तो हमारे व्हाइट स्कल ग्रुप की क्या ही इज्जत रह जाएगी। अपने हमसे कहते हैं कि ओ तो तुमने मुझे पहचान लिया। वहीं पर हम देखते हैं यहाँ पर जो ल्यूचो होता है वो सभी लोगों से कहता है कि आप जितने भी जो लोग यहाँ से पीछे की तरफ हट जाओ एंड हम देखते हो अपने हमसे की तरफ बढ़ता है। फिर हम देखते हैं उसकी जो सेकंड पर्सनैलिटी होती है वो एक्टिवेट हो जाती है एंड वो अपने हमसे से कहता है कि रात को इतना लेट तुम यहाँ पर क्यों आए हो? आखिर तुम्हारे जैसे डिलीवरी वाले बंदे को आखिर यहाँ पर आने की क्या ही जरूरत पड़ गई? लेकिन जो भी हो मैं तुम्हें यहाँ पर ढूंढना चाहता था, मैं तुम्हारे साथ में रॉक पेपर सीजर खेलना चाहता था। अपना हमसे कहता है कि क्या रॉक पेपर सीजर? हाँ मैं भी वही खेलने के लिए तुम्हारे पास में आया हूँ। अब इस बात को सुनते हम देखते हैं ल्यूचो को जो कि काफी हैरान होता है। वहीं अपना हमसे कहता है कि वेल मैंने सुना कि तुम इसे खेलना काफी पसंद करते हो एंड मैं भी इसे खेलना काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। तुमने देखा ना कि मैं कभी भी किसी से नहीं आ रहा हूँ और आज सुबह मैं तुमसे भी नहीं आ रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ में वापस से खेलने के लिए आया हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर वो बात है कि तुम मुझे यहाँ पर हरा सकते हो। अब अपने हमसे की ऐसी बातों को सुन के हम देखते हैं वहाँ पर जितने भी जो लोग होते हैं बैंडिट्स वो जोर जोर से हंसने लगते हैं एंड कहते हैं कि इस बंदे को देखो ये बहुत बड़ा वाला पागल है। वहीं हम देखते हैं यहाँ पर ल्यूचो को जो कि अपने सभी लोगों से कहता है कि अब और अभी से अगर किसी के भी चूं की भी आवाज निकली तो मैं उसकी पूरी गर्दन काट दूंगा। इस बात को सुनते हम देखते हैं जो पूरा रूम होता है उसके अंदर एक तरीके से शांति छा जाती है। फिर हम देखते हैं ल्यूचो को जो कि अपने हमसे कहता है कि वेल मैं अभी समझ चुका हूँ, वैसे मेरे को नहीं लगता कि मेरा यहाँ पर जो हारना वो एक कॉन्सिडेंस था या फिर तुम्हारा जितना एक तुक्का था। मुझे ऐसा लगता है कि तुम सच में एक बहुत ही ज्यादा बड़े प्रो प्लेयर हो और एक प्रो प्लेयर को एक प्रो प्लेयर ही समझ सकता है। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी जो फीलिंग्स है वो सच में काफी रियल है रॉक पेपर सीजर्स को लेकर। अब जबकि तुम अपनी फीलिंग्स के चलते यहाँ पर आ ही चुके हो तो मुझे लगता
है कि मुझे भी तुम्हारी इन फीलिंग्स का सम्मान करना चाहिए। तो चलो ठीक है, यहाँ पर गेम को स्टार्ट करते हैं। लेकिन गेम को स्टार्ट करने से पहले मैं इसके रूल्स बता देता हूँ। इसके अंदर 3 राउंड्स होंगे। सुबह का 1 राउंड अगर मिला लिया भी जाए तो भी तुम यहाँ पर 1 ही राउंड जीते हो, बाकी के 2 राउंड बचे हैं। अगर तुम्हें सच में जीतना है इस गेम को तो तुम्हें 3 में से यहाँ पर 2 जीतने पड़ेंगे, यानी 1 तुम जीत चुके हो और 1 तुम्हें और जीतना है। और अगर तुम 1 और जीत जाते हो तो इस तरीके से तुम इस गेम को जीत जाओगे। तो बताओ तुम्हें मेरी बात कैसी लगी? अपना हमसे कहते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन मैं इसके ऊपर कुछ शर्त भी ऐड कर देता हूँ। अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें अपने आप को मजिस्ट्रेट को सरेंडर करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं हार जाता हूँ तो तुम मुझसे फाइट कर सकते हो। मैंने भी थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट सीखा है। अब जैसे ये बात यहाँ पर जो लीचू होता है वो सुनता है, वो काफ़ी हैरान होता है एंड मन में सोच रहा होता है कि इसने कहा कि ये यहाँ पर एक मार्शल आर्टिस्ट है, और आखिर ये चीज़ मैंने पहले रियलाइज़ क्यों नहीं किया। ये मोटा जब चलता है इसके पैरों की आवाज़ भी नहीं होती। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। सच में इसने जो मार्शल आर्ट सीख के रखा है इसका मतलब ये कोई छोटी मोटी मार्शल आर्ट नहीं है, बल्कि काफ़ी हाई लेवल की मार्शल आर्ट्स है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो लीचू होता है वो काफ़ी ज़्यादा जीप लबलबाते हुए हंसने लगता है एंड कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आज का जो दिन है वो मेरे लिए इतना ज़्यादा एक्साइटिंग होगा। फिर वो अपने एमसी से कहता है कि मेरे दोस्त बताओ क्या तुम रेडी हो? अपना एमसी कहता है कि ऑफकोर्स। फिर हम देखते हैं दोनों का मैच स्टार्ट हो जाता है। लीचू हमें बताता है कि जैसे कि मैंने कहा कि अगर हमें रॉक पेपर सीजर के अंदर जीतना है तो हमें सामने वाले के मूव्स के ऊपर ध्यान रखना होगा। एंड हम देखते हैं लीचू का सीधा ध्यान होता है अपने एमसी के हाथों के ऊपर। अब हम देखते हैं इससे पहले लीचू कुछ कर पाता, यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उससे पहले यहाँ पर कैंची निकाल के सामने की तरफ रख देता है। यानी देखा जाए तो एक तरीके से अपने एमसी ने पत्ते पहले ही दिखा दिए हैं। अब चाहो तो यहाँ पर किसी भी दूसरे पत्ते से अपने एमसी को डिस किया जा सकता है, और ये जो चीज़ होती है वो यहाँ पर किसी ने भी बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना लीचू होता है वो अपने एमसी की इसी हरकत को देखकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो जाता है एंड अपने एमसी से कहता है कि आखिर तुम इतना ज़्यादा जल्दी क्यों कर रहे हो? आखिर क्या तुम्हें इतना ज़्यादा जल्दी पड़ी है ऐसे हारने की? लेकिन जब वो अपने एमसी की आंखों के अंदर देखता है तब उसे यहाँ पर एक अजीब सी चीज़ दिखाई देती है। जो लीचू को अजीब सी चीज़ दिखाई दे रही थी वो अपने एमसी का चेहरा नहीं, बल्कि अपने एमसी के चेहरे के मतलब रूप में उसे यहाँ पर उसकी मौत दिखाई दे रही थी। क्योंकि अपने एमसी ने कहा था कि अगर वो हार जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो लीचू है उसे अपने एमसी के साथ में फाइटिंग करने का मौका मिलेगा। अब इसी बात को सोच सोच के हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना लीचू होता है उसे यहाँ पर जो मौत का चेहरा होता है वो और भी ज़्यादा बड़ा और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर डेंजरस दिखाई दे रहा होता है। इससे हम देखते हैं लीचू की काफ़ी फट जाती है एंड इतनी फटती है कि वो यहाँ पर हारने से जीतने से ही यहाँ पर इनकार कर देता है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर अपने एमसी के सामने पेपर को रिलीज कर देता है। इसका मतलब लीचू यहाँ पर हार चुका है। इस चीज़ को देखकर व्हाइट स्केल ग्रुप के बाकी के मेंबर काफ़ी हैरान होते हैं। वहीं अपना एमसी कहता है कि अरे यार मैं जीत गया, चलो ठीक है अभी मैं यहाँ से जाता हूँ। वैसे तुम अपने प्रॉमिस को निभाना, क्योंकि एक प्रॉमिस होता है। इतना कहते हुए अपना एमसी बाहर चला जाता है। वहीं हम देखते हैं जो बाकी के व्हाइट स्कूल के मेंबर्स होते हैं वो अपने एमसी के पीछे चले जाते हैं एंड कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे है हमें ये ज्ञान देने की, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वहीं पर हम देखते हैं यहाँ पर लीचू को जो कि उन सभी को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही होती है। थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं बाहर जो भी उसके मेंबर गए थे उन्हें अपना एमसी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मारता है। जान से नहीं, लेकिन उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब कर देता है कि उनकी बहुत सारी हड्डियाँ टूट जाती है। अब हम देखते हैं दरवाज़ा भी ओपन हो चुका होता है हवा की वजह से, और उसके अंदर से यहाँ पर जो लीचू होता है उसे अपने एमसी की आंखें दिखाई देती है। उसे अपने एमसी की आंखें नहीं बल्कि एक बड़े से बिस्ट की आंखें दिखाई दे रही होती है। कहने का मतलब यही होता है कि अपने एमसी की बॉडी के अंदर से ऐसा ओरा बाहर निकल रहा था जो कि अपने एमसी को एक छोटा सा और मोटा सा डिलीवरी गाय नहीं बल्कि उसे एक बहुत बड़ा और खूंखार मॉन्स्टर रिप्रेजेंट कर रहा था, वो भी लीचू की आंखों के अंदर, जिसे देखकर लीचू को बस फटे ही जा रही थी। लीचू को वो हम देखते हैं वो मॉन्स्टर यानी अपना एमसी कह रहा होता है कि लीचू द हैंड ऑफ यामा, मुझे लगता है कि तुम अपने प्रॉमिस को निभाओगे, उस प्रॉमिस को मत छोड़ देना। एंड इतना कहते हुए हम देखते हैं अपना एमसी वहाँ से चला जाता है। वहीं पर हम देखते हैं जो लीचू होता है उसकी जितनी भी जो लाइफ एनर्जी होती है वो यहाँ पर अपने एमसी की ऐसी पावर को देखकर उसकी बॉडी से निकल चुकी होती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो लीचू होता है उसकी जो बॉडी होती है वो टाइम से पहले ही काफ़ी ज़्यादा ही यहाँ पर ओल्ड हो जाती है। एंड हम देखते हैं वो नीचे की तरफ गिर जाता है। वो जोर जोर से अपने एमसी का नाम लेकर कुछ बड़बड़ाने लगता है। वहीं हमारा सीन सेट होता है और हमें अपने एमसी के रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे जो कस्टमर होते हैं वो यहाँ पर खाना खाने के लिए आए होते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो कस्टमर होते हैं वो यहाँ पर रात जो घटना हुई थी उसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि रात द हैंड ऑफ यामा यानी व्हाइट स्कूल के ग्रुप के ऊपर किसी ने हमला कर दिया था। एंड ये हमला इतना ज़्यादा खतरनाक था कि व्हाइट स्कूल के सभी मेंबर्स मजिस्ट्रेट के सामने खुद को खुद ही सरेंडर कर दिए हैं, और उनका वो जो यहाँ पर लीडर था द हैंड ऑफ यामा लीचू, उसने भी खुद को सरेंडर कर दिया। लेकिन उसकी हालत सच में काफ़ी ज़्यादा
ही खराब है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पर पागल हो चुका है, पता नहीं वो क्या अजीब सी चीज़ें बड़बड़ा रहा है। वहीं हम देखते हैं येरिन एंड ग्रैनी को, जो कि एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं एंड बातें करने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि ये किसका काम है। हम देखते हैं ग्रैनी को, जो कि अपने एमसी के बारे में कह रही होती है। वहीं पर येरिन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो ग्रैनी कहती है कि चलो मैं इसी से पूछवा लेती हूँ। हम देखते हैं ग्रैनी को, जो कि अपने एमसी से कहती है कि क्या तुमने कभी रॉक पेपर सीजर यहाँ पर खेला है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रैनी है वो इनडायरेक्टली यहाँ पर जो अपना एमसी है उससे ये पूछना चाहती है कि क्या तुमने कभी किसी को हराया है, और अगर हराया है तो इसका मतलब यहाँ पर अपने एमसी ने किसी और को नहीं बल्कि यहाँ पर ल्यूची को हराया है एंड उसी की गेम को, यानी उसकी जो गैंग है उसकी ये हालत करने वाला कोई और नहीं बल्कि अपना एमसी है। तो अब हम देखते हैं अपने एमसी को, जो कि कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर ना रॉक पेपर सीजर बहुत सारे लोगों को हरा के रखा है। अब इस बात को सुनते ही ग्रैनी कहती है कि मैं गधों, घोड़ों और सूरों को हराने की बात नहीं कर रही हूँ, क्या तुमने कभी भी इंसान को हराया है। अपना एमसी कहता है कि हे हाँ मैंने हराया है और तुम मुझे ऐसे अंडरस्टिमेट नहीं कर सकती हो, मैं भी बहुत सारा प्यारा सा मोटा सा डिलीवरी गाय हूँ। सो फिर हमारा सीन स्टार्ट होता है और हमें एक बहुत बड़ी सेंटेंस के बारे में बताया जाता है। ये सेंटेंस काफ़ी पावर और बहुत ही ज़्यादा वेल्थी थी, जिसकी वजह से इसके बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए जिन्हें जोलेटियन कहा गया। समय के साथ में जो सेंटेंस है उसकी उम्र बढ़ी और उसकी मौत हो गई। रह गई उसकी दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बच्ची, जिसे बेबी डिवाइन सेंटेंस के नाम से जाना गया। उसके यहाँ पर है ना, मतलब उसको वो सारी चीज़ें मिल गई जो कि उसके मदर के पास में थी। अब जबकि यहाँ पर गद्दी का शासक कोई और नहीं बल्कि एक छोटी बच्ची थी, एक प्योर हार्टेड थी। तो यहाँ पर जो लोगों की संख्या है वो फॉलोअर्स की और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। ये किंगडम के अंदर रहा करते थे एंड इनके फॉलोअर्स की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वहाँ का जो किंग था उसकी भी नज़र इस पर पड़ गई। उसने इन सभी को खत्म करने के लिए कहा, जिसकी वजह से एक काफ़ी खतरनाक लड़ाई छिड़ गई। जोलेटियंस ने खुद को सरेंडर करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से किंग के सभी लोगों ने जोलेटियंस को खत्म कर दिया। बाकी के कुछ जो यहाँ पर जोलेटियंस बच गए थे वो भी बेबी डिवाइन सेंटेंस के साथ में उन्होंने भी सरेंडर करने से मना कर दिया। उन्होंने खुद को बेबी डिवाइन सेंटेंस के साथ में आग लगा ली। बेबी डिवाइन सेंटेंस जिसने कभी दुनिया को नहीं देखा था, वो दुनिया को देखने से पहले ही चल बसी आग की लपटों के चलते। एंड हम देखते हैं ये सारी बातें रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के कुछ कस्टमर कर रहे होते हैं। एंड हम देखते हैं यहाँ पर येरिन भी होती है। फिर हम देखते हैं येरिन को, जो कि किचन के अंदर चली जाती है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो येरिन होती है वो यहाँ पर अकेली होती है पूरे के पूरे रेस्टोरेंट के अंदर, जिसकी वजह से उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं जो कस्टमर होते हैं वो वहाँ से ऐसी बातें करते हुए बाहर की तरफ चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं ग्रैनी को, जो कि बाथरूम से बाहर निकलती है, क्योंकि ग्रैनी ने आज सुबह कुछ अलग ही खा लिया था, जिसकी वजह से उसका ऐसा हालत हो गया था। अपने एमसी भी यहाँ पर आ चुका होता है डिलीवरी करके। फिर हम देखते हैं ग्रैनी को, जिसकी नजर पड़ती है टेबल के ऊपर पड़ी डम्पलिंग्स के ऊपर। एंड हम देखते हैं वो उन डम्पलिंग्स को देखने लगती है। अपना एमसी भी यहाँ पर है ना ग्रैनी को छुप के देख रहा होता है कि कहीं यहाँ पर जो ग्रैनी है वो इन डम्पलिंग्स को ना खा ले। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब अपनी ग्रैनी होती है वो कह रही होती है कि हे क्या तुमने यहाँ पर ये सारी डम्पलिंग्स को सर्व किया। इस बात को सुन के येरिन कहती है कि हाँ मैंने ऐसा किया। यहाँ पर जो ग्रैनी होती है वो कह रही होती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम्हें किचन से बाहर नहीं निकलना है। अब हम देखते हैं येरिन को, जो कि कहती है कि तुम और यहाँ पर जो वो मतलब रियोंग है यानी अपना एमसी है वो दोनों ही रेस्टोरेंट के अंदर नहीं थे और कस्टमर का ऑर्डर था तो मुझे खुद ही सर्व करना पड़ा। तो अब हम देखते हैं ग्रैनी को, जो कि कहती है कि पता नहीं मैंने क्या खा लिया है, लेकिन हाँ मेरी बात को याद रखना कि हाँ तुम्हें कभी भी यहाँ पर किचन से बाहर नहीं निकलना है। इतना कहते हुए हम देखते हैं जो ग्रैनी होती है वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं और भी बहुत सारे कस्टमर आते हैं, वो वहाँ पर बैठ जाते हैं एंड हम देखते हैं वो भी यहाँ पर खाना खाने लगते हैं। अब हम देखते हैं वो एक भूतिया घर के बारे में यहाँ पर बातें करने लगते हैं। वो भूतिया घर किसी और का नहीं बल्कि मास्टर होंग का था। मास्टर होंग एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक फिजिशियन था। उसने अपनी पूरी जिंदगी फिजिशियन के तौर पे बिताई और एक सेंट के तौर पे जिया, लेकिन मरने के बाद में उसका जो मेंशन है वो एक तरीके से भूतिया हो गया है। कहा जाता है कि उसकी कुछ अधूरी इच्छा है जिसकी वजह से उसकी आत्मा आज भी उसके मेंशन के अंदर भटकती है। अब जो भी वो यहाँ पर इतना ज़्यादा पावरफुल फिजिशियन था या फिर एक तरीके से इतना बड़ा सेंट था, तो उसकी जो यहाँ पर आत्मा है वो भी काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल है। वो अपने यहाँ पर पास में आने वाले लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है। मैंने यहाँ तक सुना है उसके घर में जाने की यहाँ पर चेष्टा बहुत सारे लोगों ने की है, लेकिन जो भी जाता है या तो वहाँ से पागल हो जाता है या फिर उसे डायपर पहनने की बुरी आदत लग जाती है। एंड इसलिए अभी उसके हाउस के पास से कोई जाता भी नहीं है, यानी उसके आसपास के जो लोग थे वो भी वो जो घर है या फिर जगह है उसे छोड़ के वहाँ से चले गए। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी एंड जो येरिन होते हैं वो भी ये बातें सुन रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद में यहाँ पर ये जो कस्टमर होते हैं वो खाना खा लेते हैं तो वो यहाँ से चले जाते हैं।
अब उनके जाने के बाद में हम देखते हैं मतलब काफ़ी टाइम हो चुका होता है, शाम हो चुकी होती है। गरेनी वापस से रेस्टोरेंट में आती है और अपने अमसी और येरिन से कहती है कि जल्दी से सफाई करो और खाना खा के सो जाओ। येरिन एंड अपने अमसी कहता है कि ठीक है समझ गए। फिर हम देखते हैं येरिन को जो कि अपने अमसी से मास्टर होंग के मेंशन के बारे में पूछती है, तो अपना अमसी बताता है कि उसकी दूरी यहाँ से 2 दिनों की है, यानी अगर एक दिन जाया जाए और एक दिन आया जाए तो इस हिसाब से 2 दिन लग जाते हैं वहाँ पर जाकर आने में। इस पर येरिन कहती फिर हम येरिन को देखते हैं जो कि अपने हमसे से कहती है कि अगर तुम मुझे सुबह से पहले वहाँ पर लेकर वापस से आ जाते हो तो मैं तुम्हें एक मतलब जो बास्केट है वो जंपो डम्पलिंग्स की खिलाऊंगी। इस पर अपने हमसे एग्री कर जाता है एंड हम देखते हैं येरिन को उठा के वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं रास्ते में यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो येरिन से इसके बारे में पूछ रहा होता है कि आखिर तुम वहाँ पर क्यों जाना चाहती हो। तो येरिन कहती है कि मैं तुम्हें एक बास्केट और खिला दूंगी, इसलिए अपना मुंह बंद रखो और अपनी स्पीड को बढ़ाओ, क्योंकि अगर तुम इसी स्पीड से चले तो मुझे नहीं लगता कि हम जल्दी से वापस से आ पाएंगे। तो अपना हमसे भी उस बात के लिए एग्री करता है और हम देखते हैं कुछ ही घंटों के अंदर वो वहां पर पहुंच जाता है। फिर हम देखते हैं अपना हमसी एक पहाड़ी पर खड़ा होकर यहाँ पर जो होंग होता है उसके मेंशन की तरफ इशारा कर रहा होता है एंड कहता है कि देखो वहां पर है होंग का मेंशन। तभी हम देखते हैं उनके ऊपर एक एरो आता है जिसे अपना हमसी पकड़ लेता है। हम देखते हैं एरो चलाने वाला एक आर्चर होता है, आई मीन आर्चर ही होगा। फिर हम देखते हैं अपने हमसी को जो कि उसके पास में आता है एंड कहता है कि और कैसे हो आर्चर जी, आप जो यहाँ पर एरो चला रहे हो ना उसकी दिशा हमारी तरफ हो गई थी। आई मीन हम लोग यहाँ पर जानवर नहीं है जो कि आप हमें जानवर समझ रहे हो, यानी जानवर समझने की गलती कर रहे हो, तो हम लोग इंसान है, थोड़ा देख के चलो। हाँ मानता हूँ रात है, लेकिन रात को आपको शिकार भी नहीं करना चाहिए। इन बातों को सुन के हम आर्चर को देखते हैं जो कि पागलों जैसी हंसने लगता है और कहता है कि सही बोल रहे हो जी, सही बोल रहे हो, मुझे यहाँ पर आना अच्छे से देखकर ही अपना एरो चलाना चाहिए था। थैंक यू आपका जो आपने ये एरो पकड़ लिया, वरना मेरी वजह से आपको कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। इसके बाद में हम देखते हैं जो अपना हमसे होता है उसे एरो देके आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर आर्चर कह रहा होता है कि वहां पर तो भूत या होंग का मेंशन है, तो आपको वहां पर नहीं जाना चाहिए। इस पर हम अपने हमसे को देखते हैं जो कि कहता है कि हमें पता है और हम उसी से मिलने जा रहे हैं। इससे आर्चर को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर हम देखते हैं अपने हमसी एंड यहाँ पर येरिन को जो कि भूतिया मेंशन के सामने पहुंच चुके होते हैं। अपना हमसी अपनी आंखों की यहाँ पर है ना हाथों पर दूरबीन जैसे अपने हाथों का निशान बना के सामने की तरफ देख रहा होता है एंड कहता है कि ये कितना ज्यादा अच्छा होता ना कि मैं अपने मास्टर से मिल पाता, आई मीन मैं भूतों को देख पाता तो मैं इस तरीके से अपने मास्टर से भी मिल पाता और उनसे भी बात कर पाता, लेकिन मेरी यहाँ पर आम आंखें कैसे ही किसी भूत को देख सकती है। इन बातों को सुन के येरिन कहती है कि क्या हुआ अगर तुम्हारे मास्टर की आत्मा तुम्हें दिखाई दे। अपना हमसे कहता है कि नहीं ऐसा तो कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि उनकी कोई अधूरी इच्छा है ही नहीं, क्योंकि उनके जितने भी जो एनिमीज हैं वो यहाँ पर खत्म हो चुके हैं और उनकी इच्छा ये थी कि मैं उनकी एनिमीज को खत्म कर दूं, तो इनकी जो इच्छा वो तो ऑलरेडी यहाँ पर ना कंप्लीट हो चुकी है। इन बातों को सुन के हम येरिन को देखते हैं जिसका रिएक्शन सच में काफी ज्यादा अजीब होता है। हमारा सीन शूट होता है और हमें पास ही के एक घर का सीन दिखाया जाता है जिसके बाहर बहुत सारे डायपर लगे होते हैं। हम देखते हैं जो आर्चर होता है जिसे हमने थोड़े समय पहले देखा था वो अपने बॉस के पास में आता है जो कि यहीं पर रहता है। अब हम देखते हैं उसके सामने अपने घुटने को टेकता है एंड बताता है कि उसने यहाँ पर एक बंदे को देखा था और उसके साथ में एक लड़की को जो कि होंग मेंशन की तरफ जा रहे थे। आपके ऑर्डर के हिसाब से मैंने उन्हें मारने का कोशिश किया, लेकिन वो काफ़ी पावरफुल थे, इवन उन्होंने मेरे मतलब जो तीर है ना उसे भी पकड़ लिया था एंड उसे मुझे वापस से लौटा दिया था। अभी वो लोग होंग फैमिली के मेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इन बातों को सुनते ही हम देखते हैं वो जो बॉस होता है वो अपने लोगों से कहता है कि तैयारी करो, हम उनको यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम यहाँ पर जो होंग फैमिली का ट्रेजर है उसे किसी और को यहाँ पर नहीं लेने दे सकते हैं। इस बात को सुन के हम देखते हैं उसके जो साथी होते हैं उसे यहाँ पर बताने का कोशिश कर रहे होते हैं कि वो सबको समझना चाहिए कि वो यहाँ पर है ना होंग फैमिली के मेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं। होंग फैमिली का जो मेंशन है वो कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, बल्कि एक भूतिया जगह है एंड अगर वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो वो भी सेम चीज़ों को फेस करेंगे जो कि हमने किया था, यानी उनको भी डायपर लगने की बुरी आदत यहाँ पर हो जाएगी एंड इसी के साथ में हो सकता है कि वो यहाँ पर पागल भी हो जाए अगर वो लोग ज़्यादा कमज़ोर हुए तो हमें यहाँ पर दिक्कत लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिस तरीके से हमारे हाथ में होंग फैमिली का वो ट्रेजर नहीं लगा, मुझे नहीं लगता कि उन लोगों के हाथ में भी वो जो ट्रेजर है वो लगेगा। अब इस बात को सुनते हम देखते हैं जो बॉस होता है वो इस बात के लिए एग्री करता है। फिर हम देखते हैं वो कहता है कि चलो आज रात हम यहीं पर इंतजार करेंगे, जब वो कल यहाँ पर डायपर लगने की बुरी आदत को लेकर आएंगे तब हम उनसे यहाँ पर बातें करेंगे। एंड हम देखते हैं इतना कहने के बाद में वो वहीं पर सो जाते हैं। फिर हमारा सीन से उड़ता है और हमें दिखाया जाता है वापिस अपने अमसी और हीरोइन को, जहाँ पर हम देखते हैं जो हीरोइन होती है वो कह रही होती है कि देखो हम पहुंच चुके हैं। हम देखते हैं यहाँ पर वो लोग होंग फैमिली के मेंशन का बोर्ड भी देखते हैं एंड हम देखते हैं वो अंदर की तरफ जाने लगते हैं। हम देखते हैं जैसे हीरोइन अंदर जाती है वो अजीब अजीब सी बातें करने लगती है कि जो भूत होते हैं वो बिल्कुल भी बुरे नहीं होते हैं, वो किसी चीज़ के प्रति यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही कामना रखते हैं और अगर जब तक वो चीज़ उनकी पूरी नहीं हो जाती है तब तक वो यहाँ पर एक लिमिटेड एरिया के अंदर रहते हैं, क्योंकि वो जो
चीज़ होती है वो उसी एरिया के अंदर होती है, या फिर अगर वो जो चीज़ है वो किसी लिमिटेड एरिया के अंदर नहीं होती है, यानी सीमित स्थान पर नहीं होती है, एक से दूसरी जगह वो यहाँ पर टाइम टू टाइम ट्रेवल करती रहती है, तो वो जो यहाँ पर आत्मा होती है वो उसी के पीछे लग जाती है, उसकी शेडोज़ के अंदर रहती है, लेकिन वो कभी ज़्यादा फीरियस नहीं होती हैं। जब यहाँ पर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है, यानी जब तक कि मतलब काफ़ी लंबा समय हो जाता है और उसकी कामना पूरी नहीं होती आत्मा की, तब वो धीरे धीरे थोड़ा फीरियस होना स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं अपना हमसी ये सारी बातें सुन ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं अपने हमसी के ऊपर होंग फैमिली का बोर्ड आके गिरता है, लेकिन अपना हमसी इसे डोज कर लेता है। अपना हमसी कहते हैं कि देखने से ऐसा क्यों लग रहा है कि वो जो आत्मा है वो मेरे को अपना टारगेट बना रही है। इधर हम येरिन को देखते हैं जो कि आगे की तरफ जा रही होती है, तो अपना हमसी भी उसके पीछे की तरफ जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं जैसे जैसे अपना हमसी आगे जा रहा होता है, अपने हमसी के ऊपर कभी यहाँ पर घर गिर जा रहा होता है, कभी यहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानें गिर जा रही होती हैं, तो कभी कुछ हो जा रहा है तो कभी कुछ हो जा रहा है। अपना हमसी यहाँ पर इन सारी चीज़ों को ब्लॉक करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसी होता है उसे यहाँ पर विंड की एक अजीब सी चीज़ दिखाई देती है, जो कि यहाँ पर एक आंखें और एक बड़ी बड़ी मूंछों का रूप ले लेती है। अपना हमसी कहता है कि यार मेरे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। फिर हमारा सीन स्टार्ट होता है और हमें येरिन को दिखाया जाता है जो कि होंग फैमिली के मेंशन के अंदर जा चुकी होती है। वहाँ पर जाकर वो एक अंडरग्राउंड जो रूम होता है उससे यहाँ पर एक बक्से को निकाल लेती है। एंड हम देखते हैं ये जो बक्सा होता है वो यहाँ पर है ना, मतलब एक तरीके से लो का होता है। एंड फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो येरिन होती है वो यहाँ पर होंग की आत्मा से कह रही होती है कि वेल तुम इसी बक्से की यहाँ पर बात कर रहे थे ना, तो लो यहाँ पर मैंने ये बक्सा ले लिया है। तुम क्या चाहते थे कि इस बक्से के अंदर जो चीज़ें हैं वो किसी दूसरे को देखने को ना मिले? अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि मैं इन चीज़ों को जला दूंगी। तो मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पर जो येरिन है वो हाँ यहाँ पर भूतों को देख सकती है एंड उनसे बात भी कर सकती है। एंड यहाँ पर जो येरिन है उसे यहाँ पर ना होंग फैमिली के अंदर लाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद फिजिशियन होंग ही था। वही यहाँ पर येरिन के रेस्टोरेंट गया था एंड उससे रिक्वेस्ट किया था कि आप मेरे यहाँ पर मेंशन में आओ एंड वो जो चीज़ छुपी है उसे यहाँ पर निकाल के प्लीज़ उसे जला दो या फिर किसी ऐसी जगह पर रख दो जिससे यहाँ पर कोई दूसरे के हाथ में वो चीज़ ना लगे। तो येरिन इस बात के लिए एग्री कर जाती है एंड हम देखते हैं वो उसी बॉक्स को लेकर अभी बाहर की तरफ आ रही होती है। लेकिन जैसे वो बाहर की तरफ आ रही होती है हम देखते हैं अपना हमसी अंदर आ जाता है एंड कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। लेकिन जैसे वो यहाँ पर रूम के अंदर आता है उसे दिखाई देती है होंग की आत्मा जो कि यहाँ पर येरिन के पास में खड़ी होती है। अपने हमसी को लगता है कि उसका ये कोई बहम है, इसलिए वो अपनी आंखों को वापस से मल के सामने की तरफ देखता है, वहां पर कुछ भी नहीं होता। अपना हमसी कहता है कि मैं सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगा था कि तुम्हारे पास में कोई आत्मा खड़ी है। इस बात को सुन के येरिन भी यहाँ पर डिनाई नहीं करती है एंड कहती है कि हाँ खड़ी थी, यहाँ पर किसी और की नहीं बल्कि होंग की आत्मा खड़ी थी। इससे अपना हमसी काफी हैरान होता है एंड कहता है कि इसका मतलब मैं भी गोश्त देख सकता हूँ। फिर हम देखते हैं येरिन को जो कि अपने हमसी से कह रही होती है कि चलो अभी मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमें यहाँ पर है ना वापिस से चलना चाहिए। फिर उसे एक बात याद आती है येरिन को एंड वो अपने हमसे से कहती है कि हाँ यहाँ पर जो होंग की आत्मा है उसने मुझे कहा था कि तुम काफी ज्यादा स्केरी हो। अपने हमसी कहते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा? येरिन कहती है कि आखिर मुझे कैसे मालूम? फिर हम देखते हैं वो अपने हमसी के साथ में उस रूम से बाहर की तरफ आ जाती है। लेकिन जैसे वो बाहर आती है हम देखते हैं उसका दिमाग ही खराब हो जाता है एंड वो कहती है कि अभी मुझे पता चल रहा है कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा कि तुम काफी ज्यादा स्केरी हो। हम देखते हैं सामने का जितने भी एरिया होता है वो अपने हमसी ने तबाह कर दिया होता है। नोट रियली अपने हमसी ने बल्कि होंग ने खुद ही किया होता है। वो अपने हमसी के ऊपर अटैक कर रहा था एंड अपना हमसी उन सभी को डोज कर रहा था। हमारा सीन शूट होता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो येरिन को लेकर वापस से यहाँ पर रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में उनके बीच में आत्मा को लेकर बातें होने लगती हैं। अभी भी येरिन यही कह रही होती है कि आत्मा बिना यहाँ पर मांसपेशियों के मतलब शरीर के जैसा है, उसके पास में केवल शरीर नहीं होता और सब कुछ होता है। वो अपनी इस दुनिया के अंदर जो चीजें छूट गई उन्हें बस प्रोटेक्ट करना चाहती है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। फिर वो येरिन जो होती है वो अपनी हमसी को अपनी मदर के बारे में बताती है कि जो मेरी माँ है वो भी यहाँ पर मेरी यहाँ पर हमेशा रक्षा करती है एक आत्मा के रूप में। अब जैसे अपना हमसी ऐसा सुनता है वो कहता है कि क्या क्या कहा तुमने? आत्मा के रूप में? लेकिन जो गरेनी है वो तो अभी भी जिंदा है। अब इस बात को सुन के हम देखते हैं येरिन को जो कि कह रही होती है कि मेरी माँ अभी जिंदा नहीं है, मेरी जो रियल मदर है वो अभी मारी जा चुकी है। वो मुझे यहाँ पर हमेशा आत्मा के रूप में यहाँ पर प्रोटेक्ट करती है एकदम गार्जियन की तरह। एंड जो जिस गरेनी की तुम बात कर रहे हो वो मेरी यहाँ पर रियल मदर नहीं है। और ये जो चीज़ है वो गरेनी ने तुम्हें खुद को यहाँ पर एक बार बताया था, क्या तुमने उस टाइम पे उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया था? अब हम देखते हैं अपने हमसे को जो कि उस टाइम पे खाना खा रहा था और गरेनी उसे बता रही थी कि एक्चुअली में यहाँ पर जो येरिन है वो मेरी सगी बेटी नहीं है बल्कि हम दोनों यहाँ पर बहनें हैं। बस यहाँ पर जो दुनिया है वो काफ़ी ज़्यादा ही खराब है, इसलिए मैं एक गरेनी का रूप धर के रहती हूँ ताकि यहाँ पर है ना मेरे ऊपर मेरी इज्जत के ऊपर आँच ना आए। एंड यहाँ पर जो तुम्हारी येरिन है उसे मैं किचन से बाहर नहीं निकलने देती, इसकी वजह से हम दोनों यहाँ पर सेफ रहते हैं। तो क्या तुम मेरी बातों पर बिलीव कर रहे हो? अपने हमसे कहते हैं कि हाँ कर रहा हूँ। अपने हमसे का इतना दिमाग खराब हुआ कि उसने इस बात को यहाँ पर एक तरीके से मानना ही छोड़ दिया कि यहाँ पर जो येरिन है वो यहाँ पर एक तरीके से मतलब इसकी बहन है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि येरिन एंड यहाँ पर जो अपनी गरेनी है वो दोनों बहन हो। तो बेचारा अपने हमसे ऐसे ही यहाँ पर बातें बता रहा होता है।
एंड उसकी इस इनोसेंस पे हम देखते हैं जो एरिन होती है वो भी एक प्यारी सी स्माइल कर रही होती है। फिर हम देखते हैं एरिन को जो कि कह रही होती है कि तुम्हारी जो स्पीड है वो काफ़ी धीरे हो चुकी है, मुझे लगता है कि तुम्हें एक और जंपो डम्पलिंग्स की जरूरत है, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें कल और एक जंपो डम्पलिंग्स खिला दूंगी। तो इस बात को सुनते अपना अमसी भी हम देखते हैं काफ़ी स्पीड से रेस्टोरेंट में आ जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर अपना अमसी डम्पलिंग खा रहा होता है, वहीं पर ये जो एरिन होती है उस बॉक्स को देख रही होती है एंड कहती है कि जो बॉक्स है उसे नहीं खोला जा सकता है क्योंकि इसकी चाबी बनाने वाला जो इंसान था वो यहाँ पर इसकी चाबी को लेकर ही मर गया। अब हम देखते हैं अपने अमसी को जो कि इस बात को सुनकर कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर हम देखते हैं एरिन को जो कि कह रही होती है कि चलो ठीक है मैं अभी प्लेट धोने के लिए जा रही हूँ, तुम यहाँ पर खाना खा लो और जो प्लेट है वो मेरे पास में पहुंचा देना। इतना कहने के बाद में हम देखते हैं वो आगे की तरफ जाने लगती है। तभी हम देखते हैं अपने अमसी को जो कि कहते हैं कि देखो यहाँ पर ये जो बॉक्स है वो हमारे जो कोर्टयार्ड की चाबी उससे यहाँ पर ओपन हो गया है। एरिन यहाँ पर समझ जाती है कि अपने अमसी यहाँ पर ऐसे बहाने ले रहा है, उसने यहाँ पर अपनी पावर से इस बॉक्स को ओपन कर दिया है क्योंकि कोर्टयार्ड के ऊपर कोई ताला ही नहीं था। फिर हम देखते हैं उस बॉक्स के अंदर कुछ अजीब सी मार्शल आर्ट्स की बुक होती है जिन्हें देखकर अपना हमसे कह रहा होता है कि देखो इसके अंदर तो बुक्स है। फिर अपना हमसे उन्हें पढ़ने लगता है जिनके अंदर लिखा होता है कि इन मार्शल आर्ट को परफॉर्म करने के लिए एक आदमी और एक औरत की जरूरत है, इन दोनों के कपड़े नहीं होने चाहिए। और फिर दोनों बेड के अंदर, अब इससे पहले हम देखते हैं अपने हमसी कुछ पढ़ पाता, जो एरिन होती है वो अपने हमसी को ये सब कुछ पढ़ते हुए देख लेती है एंड हम देखते हैं वो अपने हमसी के पास में आती है। फिर अपने हमसी के एक जोरदार सन्नाटेदार झंडा लगाती है एंड कह रही होती है कि तुम यहाँ पर, हम देखते हैं अपने हमसी को जो कि टमाटर की तरह लाल हो चुका होता है एंड कह रहा होता है कि हे एरिन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वहीं हम एरिन को देखते हैं जो कि कहती है कि यहाँ पर ऐसा फेस बनाना बंद करो, इन बुक्स को उठाओ और मेरे साथ में चलो। अब हम देखते हैं अपने हमसी को जो कि ऐसा ही करता है। फिर हम देखते हैं रास्ते के अंदर वापस इन दोनों के बीच में बातें होने लगती है। यहाँ पर रास्ते में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो एक बुक को नीचे गिरा देता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपनी ग्रैनी होती है वो बाथरूम से बाहर निकलती है, वो अपने हमसी एंड एरिन को यहाँ से जाता हुआ देखकर सोच रही होती है कि क्या आज यहाँ पर जो रेस्टोरेंट उसके अंदर काम इतना ज़्यादा था कि इन दोनों ने अभी काम को ख़त्म किया है। फिर हम देखते हैं वो यहाँ पर वहाँ से चली जाती है, तभी वो वापस से आती है एंड उस बुक को उठा लेती है एंड हम देखते हैं यहाँ पर उस बुक को उठा के वहाँ से चली जाती है। फिर हमें बैकयार्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं एरिन एंड जो अपना हमसी होता है उन बुक्स को जला रहे होते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो एरिन होती है उन बुक्स से रिलेटेड कुछ बातें करने लगती है जिन्हें हम देखते हैं यहाँ पर अपना हमसी सुन के काफ़ी ब्लश कर रहा होता है। अब उसके ऐसी ब्लशनेस को देखकर यहाँ पर अपने एरिन का दिमाग खराब हो जाता है एंड हम देखते हैं उसे पीटने लगती है और कहती है कि सारे मर्द जात एक से ही होते हो। आई मीन वो फिजिशियन जो दूसरों को काफ़ी ज़्यादा सेंट सा दिखाता था, आखिर वो ऐसी बकवास बुकों के साथ में कर क्या रहा था। बेचारे सेंट की आत्मा भी उदास हो जाती है एंड वो कहता है कि यार मैंने कहा था कि कोई नहीं देखेगा इन्हें, लेकिन तुमने तो देख ही लिया मेरी इज्जत का क्या होगा। अब हम देखते हैं ऐसे चल ही रहा होता है। फिर हमारा सीन छोड़ता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं अपना हमसी देर से सोया होता है तो यहाँ पर जल्दी उठा होता है, इसकी वजह से उसकी नींद अभी भी होती है, बेचारा उबास से ले रहा होता है एंड इससे हम देखते हैं ग्रैनी को काफ़ी इरिटेट महसूस हो रहा होता है। फिर हम ग्रैनी को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि ठीक है तुम ऐसे उबास से लो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अपना हमसी कहते हैं कि आखिर तुम कहाँ पर जा रही हो बिग सिस। इस बात को सुन के हम देखते हैं ग्रैनी को जो कि कहती है कि वेल मुझे लगता है कि आज मुझे काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सा एक्सपीरियंस मिलने वाला है क्योंकि कल रात मैंने एक बुक ऑफ ओरेकल्स को लिया था, यानी एक ऐसी बुक जिसके अंदर कुछ ऐसे तरीके लिखे होते हैं जिन्हें हमें काफ़ी अच्छा फील होता है। एंड हम देखते हैं वो हंसते हुए कह रही होती है कि उन यहाँ पर जितने भी तरीके हैं उन्हें मैं आज परफॉर्म करने वाली हूँ एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अपना हमसे कहते हैं कि आखिर आप कौन सी बुक की बात कर रहे हो और ओरेकल मिल होता क्या है। हम देखते हैं ग्रैनी को जो कि कहती है कि मैं भी अपना दिमाग किससे फोड़ रही थी एंड हम देखते हैं इसी के सामने वहाँ से चली जाती है और हमें एक लड़के के बारे में बताया जाता है जिसने अपने 15 साल की उम्र के अंदर सिन्मो जैसी एक पावरफुल असेसिन ग्रुप को ख़त्म कर दिया था। उसके बारे में बताया जाता है कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि सिन्मो असेसिन ग्रुप उसके सामने टिक ही नहीं पाया था। इसी की वजह से उसका नाम वांगची द रोजेस्टिक स्वॉर्ड फिंड रखा गया, वो भी 15 साल की उम्र के अंदर ही। अब हमें बताया जाता है यहाँ पर एक गोसू के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पर जो गोसू है इस मनवा का नेम भी है एंड यहाँ पर इस मनवा के अंदर जो मुरीम वर्ल्ड है उसके अंदर गोसू एक टाइप का लेवल है। भले ही यहाँ पर जो गोसू है वो यहाँ पर इतना भी ज़्यादा कमज़ोर लेवल ना हो, लेकिन वो यहाँ पर इतना भी ज़्यादा कोई पावरफुल लेवल भी नहीं है। यहाँ पर जो गोसू है उसके ऊपर कोई मार्शल आर्टिस्ट अगर अच्छी तरीके से ट्रेन करे, जो भी मतलब काफ़ी ज़्यादा जीनियस हो, तो हो सकता है कि वो यहाँ पर 50-60 साल की उम्र के अंदर इस लेवल के ऊपर पहुँच जाए। लेकिन यहाँ पर जो अपना एमसी है वो ऑलरेडी गोसू के लेवल के ऊपर है और ये जिस बंदे के बारे में बात कर रहा हूँ वो भी यहाँ पर अपनी 50-60 साल की एज के अंदर जो गोसू का लेवल है उसके ऊपर पहुँचा था। तो बेसिकली यहाँ पर इस मनवा के अंदर और भी बहुत सारे गोसू होने वाले हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि मनवा का नेम गोसू है तो यहाँ पर अपना एमसी केवल अकेला गोसू होना चाहिए था। अपना एमसी गोसू है लेकिन वो गोसू से भी आगे के लेवल का है और यहाँ पर मैं जिनके बारे में बात करने वाला हूँ वो सिर्फ और सिर्फ गोसू है। तो हम देखते हैं मुरिम के अंदर एक गोसू को जिसका नाम ताइवान होता है, उसको किसी ने मार दिया होता है। ये हैरानी की बात नहीं होती है, उसे मारा गया होता है इस तरीके से कि वो सामने वाले के साथ में फाइट ही नहीं कर पाया था, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक के अंदर। और ये जो चीज़
जो पूरे मुहिम को हिला के रख देती है, क्योंकि ये गोसू को एक ही अटैक के अंदर खत्म कर देना कि वो यहाँ पर इवन खुद को रेजिस्ट ही ना कर पाए, यानी खुद को बचा भी ना पाए, तो ये चीज़ सच में काफ़ी ज़्यादा हैरानी वाली होती है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वांगची को, जो कि यहाँ पर एक जगह पे जा रहा होता है, एंड हम देखते हैं जैसे वो आगे की तरफ जा रहा होता है वैसे हम देखते हैं उसके ऊपर बहुत सारे लोग अटैक कर देते हैं, एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो वांगची होता है वो यहाँ पर इससे पहले कि वो लोग उसके ऊपर अटैक कर पाते हैं उन्हें पहले खत्म कर देता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो वांगची होता है उसके आसपास में बहुत सारे असिस्टेंट्स आ जाते हैं, एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो वांगची होता है उन्हें देखता है एंड कहता है कि क्या तुम इस चीज़ को लेकर श्योर हो कि तुम गलत आदमी के पीछे नहीं हो। इस पर हम देखते हैं वो सामने के असिस्टेंट होते हैं, वो कहते हैं कि नॉट ए चांस, हम लोग सिन्मू ग्रुप के असिस्टेंट्स हैं एंड हम लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं क्योंकि तुमने हमारे जो ग्रुप के लोग उनको यहाँ पर खत्म किया है एंड हम तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इन बातों को सुन के हम वांगची को देखते हैं जो कि हंसने लगता है एंड कहता है कि तुमने अपना टाइम वेस्ट किया, अगर तुम मुझे बताते कि तुम अभी भी जिंदा हो तो मैं तुम्हारे पीछे खुद ही आ जाता तुम्हें खत्म करने के लिए। फिर हम देखते हैं फाइट स्टार्ट हो जाती है, असिस्टेंट सभी मिलकर वांगची को अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। वहीं पर हम वांगची को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को इतना ज्यादा निकाल के इतना तेजी से निकाल के यहाँ पर अटैक कर रहा होता है कि हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होता है कि इससे पहले यहाँ पर वो यहाँ पर जितने भी जो असिस्टेंट होता है उन्हें यहाँ पर कट कर देता है। अब हम देखते हैं वो सभी असिस्टेंट के साथ में आसपास का जो यहाँ पर पेड़ होता है उससे भी कट कर देता है अपने एक ही अटैक के साथ में, एंड हम देखते हैं यहाँ पर एक ही असिस्टेंट बचा होता है जो कि अपनी मरने की हालत में होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हारी जो स्वॉर्ड है सच में काफी ज्यादा फास्ट है, इसे हम लोग नोटिस नहीं कर पाए। हम देखते हैं वांगची को जो कि उससे कह रहा होता है कि तुम सिन्मू ग्रुप के असिस्टेंट्स हो है ना, तो आखिर क्या तुम मेरे को ये बता सकते हो कि सिन्मू ग्रुप के यहाँ पर कोई और लोग बचे हैं या फिर नहीं बचे हैं। लेकिन हम देखते हैं असिस्टेंट को जो कि ऑलरेडी मारा जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना वांगची होता है वो अपने घर की तरफ बढ़ता है। हम देखते हैं उसके घर के अंदर उसका एक बटलर होता है जो कि काफी ज्यादा बूढ़ा होता है। अब जैसे वांगची अंदर जाता है हम देखते हैं उस बूढ़े को जो कि कह रहा होता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए खाना प्रिपेयर कर देता हूँ। अब हम इस बंदे को बटलर ही बोलने वाले हैं। हम देखते हैं बटलर को जिससे वांगची की बॉडी के अंदर से खून की बदबू आ रही होती है, एंड हम देखते हैं उसे कह रहे होते हैं कि एक बार फिर आपने यहाँ पर ब्लड स्प्लिट किया एंड मुझे तो लगता है कि आप यहाँ पर ना सच में किलर बन चुके हो। आखिर आप कितने समय तक और यहाँ पर ये जो किलिंग्स है उन्हें करते रहेंगे। हम वांगची इस बात को सुन के कहता है कि तुम सेम ही क्वेश्चन हमेशा पूछते हो, क्या तुम इन चीज़ों से कभी थकते नहीं हो। इस पर बटलर कहता है कि देखो प्लीज इन सारी चीज़ों को रोक दीजिए। आई मीन आपके साथ में जो लोग यहाँ पर आपका साथ दे रहे हैं, जैसे कि आपको लग रहा है कि वो आपका साथ दे रहे हैं, वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं। वो जो शैडो ग्रुप के लोग हैं वो आपका यूज कर रहे हैं एंड वो लोग यहाँ पर अपनी जो हदें हैं वो हमेशा पार करते रहते हैं। तो प्लीज आपको इन सारी चीज़ों को रोक देना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं अब इस बात को सुन के हम वांगची को देखते हैं जो कि कहता है कि अगर ये सवाल कोई दूसरा मेरे से करता और ये बात मेरे को कोई दूसरा कहता ना तो मैं अभी उसे बीच में से कट कर देता। इस पर हम बटलर को देखते हैं जो कि कहता है कि मुझे लगता है कि यही सही रहेगा मेरे लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको बिगाड़ने में सबसे ज्यादा हाथ मेरा ही है एंड अगर आप मुझे मार देते हो तो मैं यहाँ पर सिम्पति के लिए भीख तो मांग ही सकता हूँ अपने मालिक और मालकिन से, यानी आपके पेरेंट्स से। इन बातों को सुन के हम वांगची को देखते हैं जो कि ज्यादा कुछ नहीं बोलता और पूछता है कि आज डिनर में क्या बना है। इस पर बटलर कहता है कि आज काने की सब्जी बनाई है, यानी प्याज की सब्जी। इस बात को सुन के अपना वांगची कह रहा होता है कि डैम वही चीज वापिस है। इस पर हम बटलर को देखते हैं जो कि कहता है कि चलो ठीक है, आपकी यहाँ पर जो सबसे फेवरेट और पसंदीदा थिंग है मैं वो भी बना दूंगा अभी के अभी, आप बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अब हम देखते हैं ऐसी बातें चल ही रही होती है, तभी हम देखते हैं वहाँ पे एंट्री होती है शैडो ग्रुप की। अभी जो शैडो ग्रुप होता है वो यहाँ पर मतलब अपने वांगची का साथ दे रहा है सिन्मू असिस्टेंट ग्रुप को यहाँ पर ढूंढने में एंड और भी बहुत सारी चीज़ों में। तो अभी हम यहाँ पर वांगची के पास्ट के बारे में नहीं पता है, तो मैं तुम्हें थोड़ा आगे पास्ट के बारे में बताऊंगा। हम देखते हैं यहाँ पर जो शैडो ग्रुप होता है वो आगे की तरफ जा रहा होता है घर से वांगची की तरफ। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना बटलर होता है उनको देखकर नीचे की तरफ स्प्लिट करता है। ये एक डिसरेस्पेक्ट होती है उन लोगों के लिए एंड हम देखते हैं इससे उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर जैसे तैसे खुद को शांत रखते हैं एंड हम देखते हैं वांगची के साथ में बैठ जाते हैं बात करने के लिए। अब हम देखते हैं यहाँ पर उन सभी को एंड वांगची को जो कि आमने सामने बैठे होते हैं। वहां पर हम देखते हैं शैडो ग्रुप के एक असिस्टेंट बंदे को जो कि यहाँ पर अपने पास से एक मतलब एक तरीके से पेंटिंग को निकालता है। ये पेंटिंग एक ओल्ड मैन की होती है जो कि मोंक होता है। अब हम देखते हैं जो असिस्टेंट होता है वो यहाँ पर अपने वांगची से कह रहा होता है कि इसके यहाँ पर लुक्स को देख के धोखा मत खा जाना, ये बंदा कोई यहाँ पर मोंक नहीं है बल्कि असल में ये किलर्स का लीडर है। पिछले टाइम पर जब यहाँ पर आपके मदर एंड फादर को पॉइजन कर दिया गया था तो इसी ने अपने असिस्टेंट्स के साथ में उनके ऊपर अटैक किया एंड उन्हें यहाँ पर खत्म कर दिया। अभी अपनी पुरानी जिंदगी के जो पाप है उन्हें यहाँ पर छुपाने के लिए या फिर अच्छी तरीके से जीने के लिए सेकंड आइडेंटिटी का यूज कर रहा है एंड यहाँ पर एक मोंक के रूप में अपना जीवन बिता रहा है, वो भी येलो माउंटेन के पास में। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना मतलब ये वांगची होता है वो कह रहा होता है कि अगर ये वो बंदा है जिसने मेरे माता और फादर को यहाँ पर मारने की
कोशिश किया है, फिर उन्हें मारा है, तो मुझे लगता है कि इसके जो दिन है वो यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। फिर हमारा सीन स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मोंक को, जो कि यहाँ पर हम देखते हैं वापस से भूखे रहने का नाटक कर रहा होता है। एंड उसने खिड़की से अपने हमसी के लिए यहाँ पर बहुत सारे डम्पलिंग्स का ऑर्डर भेजा होता है, तो अपना हमसी भी डम्पलिंग्स लेकर आ जाता है। एंड हम देखते हैं उन दोनों की बातें होती है। सीन वापस से शिफ्ट होता है और हमें एक ऐसे यहाँ पर रास्ते को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं। हम देखते हैं वहाँ पर एक स्टैंड भी होता है जहाँ पर जो रास्ते से आने जाने वाले लोग होते हैं वो बैठकर आराम भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, लेकिन वो किसी को देखकर उसे ग्रीट करते हैं, और ये कोई और नहीं बल्कि अपने मोंक होते हैं। एंड हम देखते हैं जो मोंक होता है वो नीचे की तरफ बैठ जाता है। फिर हम देखते हैं जो मोंक होता है वो पानी को पीने लगता है। तभी हम देखते हैं अपने हमसी को, जो कि उसके पास से गुजर रहा होता है। एंड कहते हैं कि ओ मोंक, देखो कितना ज़्यादा कोइंसिडेंस है, मैं भी इसी रास्ते से जा रहा था। मोंक पूछता है कि क्या तुम डिलीवरी करने जा रहे हो? अपना हमसी कहते हैं कि हाँ। फिर अपना हमसी पूछता है कि मोंक आखिर आप कहाँ पर जा रहे हो? मोंक कहते हैं कि मैं कहीं पर जा नहीं रहा हूँ, बल्कि बोगवांग टेम्पल से आया हूँ। अपना हमसी कहते हैं कि अरे वो तो काफ़ी ज़्यादा ही दूर है। वहीं हमें दूर से वांगची को दिखाया जाता है, जो कि इसी की तरफ आ रहा होता है। इधर हम देखते हैं अपने हमसी एंड मोंक को, जो कि यहाँ पर आपस में बातें करते हुए जोर जोर से हंस रहे होते हैं। फिर हम अपने हमसी को देखते हैं, जो कि मोंक से कहता है कि चलो ठीक है, अभी मैं यहाँ से जाता हूँ एल्डर। इतना कहते हुए अपना हमसी वहाँ से चला जाता है। वहीं हमें दो बच्चों को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर पानी के लिए लड़ रहे होते हैं। एक बच्चा कह रहा होता है कि पानी मुझे पीना है, जो यहाँ पर दूसरा होता है वो कह रहा होता है कि नहीं मुझे। तभी हम देखते हैं जो पहला बच्चा होता है वो यहाँ पर है ना उस पानी की बोतल को इतना ज़्यादा जोर से खींचता है कि उसका जो पूरा पानी होता है वो यहाँ पर स्प्लिट हो जाता है दूसरी तरफ। एंड हम देखते हैं यहाँ पर है ना इतने ही समय के अंदर जो मोंक होता है उसके ऊपर अपना वांगची अटैक कर देता है। एंड हम देखते हैं उसका अटैक यहाँ पर मोंक की गर्दन को कट करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पर वांगची को कोई पकड़ लेता है, और ये कोई और नहीं बल्कि अपना हमसी होता है। एंड हम देखते हैं अपने हमसी को, जो कि कहता है कि आखिर क्या हो तुम, क्या तुम एक असेसियन हो? अपने हमसी के इस अटैक को इस तरीके से ब्लॉक किए हुए जाने को देखकर जो यहाँ पर वांगची होता है वो यहाँ पर पीछे की तरफ हट जाता है। एंड अब हम देखते हैं यहाँ पर जो पानी होता है जो कि उस बच्चे के हाथ से स्प्लिट होता है वो नीचे की तरफ गिरता है। यानी इतने कम समय के अंदर ही इन दोनों ने यहाँ पर मतलब एक तरीके से अटैक भी किया और यहाँ पर है ना रोक भी लिया। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब मोंक होता है वो कह रहा होता है कि मैंने अभी अभी किसी का नाम सुना था, सो चियोंग, है ना। वहीं पर हम देखते हैं वांगची को, जो कि एक जगह पर खड़े हुए अपने हमसी को देख रहा होता है। वो काफी हैरान होता है और उससे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर अभी अभी हुआ क्या। फिर हम वांगची को देखते हैं जो कि वहां से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं मोंक को, जो कि अभी भी ये कह रहा होता है कि मैंने किसी का नाम सुना। अपना हमसी कहता है कि ऑलमोस्ट आपको मार ही दिया गया था एल्डर। मोंक कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अपना हमसी कहता है कि एक असेसियन ने आपके ऊपर अटैक किया था, मुझे नहीं पता क्यों। इस पर मोंक कहता है कि क्या असेसियंस ने, आखिर मेरे ऊपर उसने अटैक क्यों किया? अपना हमसी कहता है कि बताया तो ना कि मेरे को नहीं मालूम। एंड इसी के साथ में वो जो असेसियन है वो कोई ऐसा वैसा असेसियन नहीं है, वो सच में काफी ज्यादा स्किल्ड असेसियन है। इतना कहते हुए अपने हमसे अपने हाथ की तरफ देख रहा होता है जिसके अंदर से खून निकल रहा था। हम देखते हैं यहाँ पर मोंक को, जो कि कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, कोई मुझे मारना चाहता है, इसका मतलब यहाँ पर मेरे मरते हुए टाइम में भी मुझे लगता है कि मैं यूजलेस नहीं हूँ पूरी तरीके से। मुझे लगता है कि अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरे पीछे पड़े हैं, यानी एक असेसियन को काम मिल गया मेरी वजह से। अब हम देखते हैं यहाँ पर अपना जो मोंक होता है वो ऐसी बातें कर रहा होता है। वहीं हम देखते हैं अपने हमसे, जो कि कह रहा होता है कि मोंक आपको थोड़ा सीरियस होना चाहिए। वैसे मेरे को नहीं लगता कि आप इतना ज़्यादा हल्के से इस मतलब ये जो बात है उसको यहाँ पर टाल सकते हो, क्योंकि जो मैंने कहा है वो सच में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सीरियस है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो मोंक होता है वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं समझ गया, मैं तुम्हारी इस बात के ऊपर जरूर से अमल करूंगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। अपने हमसे कहते हैं कि ठीक है। फिर इतना कहते हुए अपने हमसे वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए हम देखते हैं वो उन दोनों बच्चों को देखता है, जो कि यहाँ पर अभी है ना बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं। हम देखते हैं जो बड़ा भाई होता है वो छोटे भाई से माफ़ी मांग रहा होता है कि प्लीज़ यार मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं लगा था कि जो पानी की बोतल है वो यहाँ पर इस तरीके से नीचे की तरफ स्प्लिट हो जाएगी। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो अपने पानी की बोतल उसे दे देता है एंड वहाँ से चला जाता है। अब नई पानी की बोतल को देखकर हम देखते हैं जो बड़ा भाई होता है वो काफ़ी खुश होता है एंड दूसरे भाई से कह रहा होता है कि देखो देखो हमें पानी की बोतल मिल गई है। एंड हम देखते हैं वो लोग इस तरीके से पानी पीने लगते हैं। फिर हमें दिखा जाता है यहाँ से किसी दूसरे एरिया का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं जो शेडो ग्रुप के लोग होते हैं वो दूर से ये सारी चीज़ों को नोटिस कर रहे होते हैं। उन्हें ये भी पता चल जाता है कि जो वांगची है वो फेल हो चुका है अपने मिशन के अंदर। एंड इस चीज़ से हम देखते हैं वो लोग यहाँ पर काफ़ी हैरान होते हैं एंड एक दूसरे के साथ में बातें कर रहे होते हैं कि वो यहाँ पर मतलब फेल हो गया, वो भी एक ऐसे बंदे की वजह से जो कि यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर उसके रास्ते में आ गया। वहीं दूसरा बंदा कह रहा होता है कि ये सच में जो वांगची वो इतना भी ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, आई मीन कोई बिग डील नहीं है। मुझे लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वॉरियर है, लेकिन ये एक छोटे से यहाँ पर रेस्टोरेंट की डिलीवरी गाइड से रुक गया। आई मीन ये अपने मिशन को पूरा नहीं कर पाया। अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं उस लड़की को बीच में से कट कर देता। फिर हम देखते हैं पहले बंदे को, जो कि कहता है कि अभी क्या करना चाहिए हमको। इस पर दूसरा बंदा
बंदा कहता है कि अभी हमें यहाँ पर जो वांगची है उससे यहाँ पर अपने नातों को तोड़ लेना चाहिए, कनेक्शंस को तोड़ लेना चाहिए। इस बात को सुन के हम देखते हैं जो पहले वाला असिस्टेंट होता है वो कह रहा होता है कि जो वांगची वो भले ही इस बार फेल हो चुका हो, लेकिन उसने ऐसे ऐसे लोगों को मारा है जिसकी हमें कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो क्या हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक हार के बाद में छोड़ दिया जाना वर्थ इट करेगा? इस पर दूसरा बंदा कहता है कि देखो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसी तरीके से सर्वाइव करते हुए आई है। बंदा किसी भी चीज़ के अंदर फेल हो जाता है तो उसे वहीं पर छोड़ दिया जाना ही सबसे ज़्यादा सही रहेगा। इस पर हम देखते हैं जो पहला बंदा होता है वो इस बात के लिए एग्री करता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक मतलब शाम को जो कि वांगची की तरफ बढ़ रहा होता है एंड हम देखते हैं वांगची को जो कि उसे बीच में से कट कर देता है। फिर हम वांगची को देखते हैं जो कि खुद को दिलासा दे रहा होता है कि नहीं, यहाँ पर वो जो लड़का था वो यहाँ पर असली वजह नहीं था, मैं बस थोड़ा सा हेजिटेट कर गया था, इसी की वजह से मैंने उस मोंग को नहीं मारा था, वरना तो मैं उसे ऑलरेडी खत्म ही कर देता। लेकिन उससे बार बार यहाँ पर जो अपने एमसी का चेहरा होता है वो दिखाई दे रहा होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वांगची को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है एंड हम देखते हैं उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है एंड वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वही हमारा सीन शूट होता है और हमें अपने एमसी को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि रात को यहाँ पर जग जाता है एंड हमने सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज को यहाँ पर भूल रहा हूँ। फिर हम देखते हैं अपने एमसी को जिसे याद आ जाता है एंड वो अगली पल कहता है कि हाँ मैंने अपने आधी रात वाला खाना नहीं खाया और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। फिर हम देखते हैं इसी के साथ जो अपना हमसे तो खाना खाने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें मोंग के टेंपल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वांगची ऑलरेडी आ चुका होता है टेंपल के अंदर एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो टेंपल होता है उसके एक रूम के अंदर यहाँ पर जो अपना मोंग होता है वो यहाँ पर मंत्रास को पढ़ रहा होता है एंड हम देखते हैं तभी दरवाजा ओपन होता है एंड जो वांगची होता है वो दरवाजे के अंदर यहाँ पर एंट्री लेता है। देखते हैं जो मोंग होता है उससे भी आइडिया हो जाता है कि वांगची उसके पीछे है एंड उसे कहता है कि तुमने पिछली बार सोचियोन नाम का नाम लिया था, वो जो सोचियोन है उसके बारे में मैं जानता हूँ, वो यूनान कासल के पास में रहा करता था, उसकी जो फैमिली थी उसका नाम जियोन फैमिली था। उसकी यहाँ पर जो फैमिली है वो हमेशा से जनरेशन टू जनरेशन स्वॉर्डमैनशिप को ही यहाँ पर परस्यू करते हुए आई है, उसकी स्वॉर्डमैनशिप टेक्निक्स को। लेकिन जो उनकी टेक्निक्स हुआ करती थी वो ओनर और फेम के लिए नहीं हुआ करती थी, वो होती थी यहाँ पर जो स्वॉर्डमैनशिप है उसकी ट्रू अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए। वर्षों से यहाँ पर जो सोचियोन फैमिली है आई मीन जो चियोन फैमिली वो ऐसा ही करती हुई आई थी। चियोन फैमिली का पांचवा वारिस वो इतना ज्यादा यहाँ पर पावरफुल था और उसकी जो स्वॉर्डमैनशिप थी वो इतनी ज्यादा रिनाउंड थी कि बड़े बड़े जो मार्शल आर्टिस्ट हैं उसके यहाँ पर जो स्वॉर्डमैनशिप है उसको अपनी आंखों से नहीं पकड़ पाते थे, यानी उसकी मूवमेंट्स को अपनी आंखों से नहीं देख पाते थे। इन बातों को सुन के हम देखते हैं यहाँ पर जो वांगची होता है वो कहता है कि अच्छा तो तुम्हें यहाँ पर याद है एंड हम देखते हैं मोंग को जो कि कह रहा होता है कि तो आखिर तुम यहाँ पर उससे किस तरीके से रिलेटेड हो। वांगची कहता है कि वो मेरे फादर थे। इन बातों को इसके बाद मोंग कहता है कि अच्छा तो वो तुम्हारे फादर थे, मैंने उनके बारे में सुना था कि वो काफ़ी डोटिंग हस्बैंड थे, उनकी यहाँ पर वाइफ के मरने के बाद में वो यहाँ पर ना उसके दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाए एंड वो खुद भी यहाँ पर मारे गए। इस बात को सुन के वांगची भी काफ़ी हैरान होता है और कहते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो फिर हम देखते हैं जो मोंग होता है उसे बहुत सारी यहाँ पर बातें बताने लगता है जो कि यहाँ पर बिल्कुल ही उल्टी होती है जो कि उसे बटलर ने बताया था। मोंग का ये कहना होता है कि यहाँ पर जो आपके माता पिता थे, अगर यहाँ पर सोचिए ना आपके पिता हैं तो इस हिसाब से आपके जो माता पिता थे, यहाँ पर जो आपकी माता उनको प्लेग हो गया था, उनकी मौत के बाद में आपके फादर उनके दुख में मारे गए थे। वहीं अपनी वांगची के बटलर ने उसे बताया था कि उन दोनों को पॉइजन दिया गया था और उसके बाद में यहाँ पर असैसिन्स के द्वारा अटैक करा दिया गया था एंड यहाँ पर वो लोग जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के भागे थे। तो हम देखते हैं जो वांगची होता है वो कह रहा होता है कि तुम ऐसी फालतू की कहानियां बनाकर क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे हाथों से बच जाओगी। लेकिन हम देखते हैं मोंग को जो कि यहाँ पर चुपचाप उसकी बातों को सुनता है एंड कहता है कि वेल मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर मैं जिस बंदे के बारे में यानी सोचियोन के बारे में बात कर रहा हूँ वो वही आदमी है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। मुझे लगता है कि ये दोनों ही डिफरेंट पर्सन है। इन वही हम वांगची को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने बातें थोपने की कोशिश कर रहा होता है मोंग के ऊपर एंड उनसे कह रहा होता है कि मेरे माता पिता को पॉइजन दिया गया था, उन्हें असिस्टेंट्स के द्वारा मारा गया था जो कि यहाँ पर सिम्मो ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा थे एंड उन्हें यहाँ पर लीड करने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम ही थे। इन बातों को सुन के हम मोंग को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि वेल मुझे लगता है कि सच में मैं किसी दूसरे बंदे के बारे में बात कर रहा था जिस सोचिए उनको मैं जानता हूँ। एंड अगर बात रही मेरी तो मुझे यहाँ पर ना जब मैं अनाथ था तभी यहाँ पर गलियों से उठाया गया था येलो टेम्पल के यहाँ पर जो बुद्धिस्ट है उनके द्वारा एंड फिर यहाँ पर मैं उन्हीं के पास में पला बढ़ा। मैं यहाँ पर अपनी पूरी लाइफ एक मोंग की लाइफ ही जिया हूँ, इसके अलावा मैंने कोई दूसरी लाइफ को नहीं जिया है। जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो कि मैंने असिस्टेंस का लीडर बन के यहाँ पर तुम्हारे माता पिता को मारा, वो पूरी तरीके से एक बकवास है। लेकिन मैं तुम्हारी आंखों को देख पा रहा हूँ कि तुमने न जाने इसी झूठ के चलते कितने सारे इनोसेंट लोगों को मारा है। तो मुझे लगता है कि अभी तुम्हें उनका पश्चाताप करने का टाइम आ चुका है। मेरे सामने बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ मंत्रास को पढ़ता हूँ एंड यहाँ पर तुम्हें बुद्धा की टीचिंग्स देता हूँ जिससे तुम्हारी जो पाप है वो पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन कुछ तो यहाँ पर धूल
भूल ही जाएंगे। एंड हम देखते हैं यहाँ पर ये जो मोंग होता है वो ये सारी बात काफ़ी ज़्यादा सीरियस होकर कह रहा होता है। वहीं हम वांगची को देखते हैं जो कि कहता है कि तुम्हारी जो बकवास है मेरे ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली है। अगर तुम्हें मुझे रोकना ही था तो तुम्हें यहाँ पर कोई ट्रैप को सेट करना चाहिए था। तुम्हारी इसी फालतू बातों से मैं नहीं रुकने वाला। इतना कहते हुए हम देखते हैं जो वांगची होता है वो यहाँ पर अपनी सोड को अनलीज करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वांगची को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा अटैक आया उसकी तरफ जिसने उसे बीच में से क्या उसकी पूरी बॉडी को ऐसे खत्म कर दिया है मानो वो कोई यहाँ पर एक तरीके से हवा थी। अब हम देखते हैं जो वांगची होता है उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये अभी अभी उसने क्या महसूस किया। फिर वो सोच रहा होता है कि क्या मोंग इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो उसे ऐसा फील करा सके, और क्या ये जो अभी उसने फील किया वो एक इल्यूजन था। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना वांगची होता है वो मोंग को देखने लगता है एंड सोचता है कि नहीं, जो अभी चीज़ मेरे को महसूस हुई वो आगे से नहीं बल्कि मेरे पीछे से थी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो वांगची होता है अपने सोर्ड से यहाँ पर है ना मतलब अपनी सोर्ड को अनलीज करता है एंड पीछे की तरफ से रिफ्लेक्शन देखता है। पीछे की तरफ उसे रिफ्लेक्शन में दिखाई देता है कोई लड़का जो कि यहाँ पर खड़ा होता है एंड काफी ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा डेंजरस लग रहा होता है। एंड हम देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि अपना अमसी होता है, क्योंकि अपने अमसी को डाउट होता है कि जिस असिस्टेंट ने सुबह यहाँ पर अपने मोंग के ऊपर अटैक किया था वो शाम को भी यहाँ पर अटैक कर सकता है एंड अपने अमसी का डाउट सही रहता है। वहीं हम देखते हैं वांगची को जो कि कहता है कि अच्छा तो ये तुम हो। इधर हम मोंग को देखते हैं जो कि वांगची से कह रहा होता है कि वहां पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, मेरे पास में आओ एंड यहाँ पर आकर। लेकिन हम देखते हैं जो वांगची होता है उसकी बात को इग्नोर कर देता है एंड वहां से चला जाता है अपने अमसी का सामना करने के लिए। फिर हम देखते हैं अपने अमसी एंड जो वांगची होता है उन दोनों की यहाँ पर फाइट होती है। दोनों की फाइट काफी ज्यादा खतरनाक होती है। हम देखते हैं वांगची जो कि थोड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि उसके माइंड के अंदर चल रहा होता है मोंग एंड उसके यहाँ पर जो बटलर उसकी बातें हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो वांगची होता है वो इन सारी बातों को याद करके काफी ज्यादा यहाँ पर हेजिटेट बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है एंड हम देखते हैं वो फ्रस्ट्रेशन के अंदर ही अपने अमसी के ऊपर अटैक करता है। वहीं हम देखते हैं जो अपना अमसी होता है उसके सारे अटैक्स को काफी इजिली डोज कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है उसके अटैक को डोज करते हुए थोड़ा पीछे की तरफ हट जाता है। वांगची वापिस से अपने अमसी के ऊपर क्रॉस स्लेश से अटैक करता है जिसे अपना अमसी वापिस से डोज कर लेता है। फिर हम देखते हैं जो अपना अमसी होता है वो यहाँ पर मतलब जहाँ से मतलब डोज किया होता है वहाँ का जो पेड़ होता है वो वांगची ने कट कर दिया होता है। यहाँ पर हम वांगची को देखते हैं जो कि मन में ये सोच रहा होता है कि मैं इसके ऊपर बहुत सारे अटैक कर रहा हूँ लेकिन ये किसी स्क्वायरल की तरह मेरे सारे अटैक्स को डोज कर ले रहा है। आखिर ये लड़का है कौन एंड इसी के साथ में ये आया कहाँ से है। फिर हम देखते हैं अपने अमसी को जो कि नोटिस करता है कि जो उसकी शर्ट है वो यहाँ पर कट चुकी है एंड ये चीज़ अपने अमसी को काफी हैरान करती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जब अपना अमसी मन में सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर बिना चोटिल हुए इस बंदे को यहाँ पर संभालना होगा और यही मेरे लिए सही होगा। ये सोचते हुए हम देखते हैं यहाँ पर जब अपना अमसी होता है वो यहाँ पर वांगची के सामना करने के लिए यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ता है एंड यहाँ पर जो वांगची होता है वो भी अपनी पावर को रिलीज करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। हमें वांगची के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जो वांगची होता है वो अपने बटलर से पूछ रहा होता है कि मेरे यहाँ पर मदर को पॉइजन देकर मारा गया था और मेरे फादर को भी पॉइजन दिया गया था। मेरे फादर को पॉइजन दिया गया था वाइन में, तो क्या मेरी मदर को भी वाइन के अंदर पॉइजन दिया गया था। इस बात को सुनकर बटलर कहता है कि नहीं, उनको यहाँ पर मेडिसिन में पॉइजन दिया गया था। काफी लंबा समय हो चुका है इन बातों को, तो मैं थोड़ा सा भूल चुका था। अब हम देखते हैं ऐसी बातें यहाँ पर चल रही होती है एंड हम देखते हैं यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में जहाँ पर जो अपना मतलब अपना वांगची होता है वो थोड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि यहाँ पर जो बटलर है उसने कभी उसे सही तरीके से एक्सप्लेन किया ही नहीं कि आखिर उसके मदर एंड फादर जो है ना कैसे मरे थे। उसे बार बार ऐसा लगता था कि वो जब भी उसे यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछता तो वो एक नई चीज को ऐड कर देता। एंड हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम के अंदर वो यही सोच रहा होता है कि वेल यहाँ पर जो मोंग है वो झूठ है एंड यहाँ पर जो बटलर है वो यहाँ पर सही है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर वो अपने एमसी के ऊपर भी बहुत सारे अटैक कर रहा होता है एंड अपने एमसी उसके सारे अटैक्स को डोज कर रहा होता है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर इन अटैक की वजह से आसपास की जो रॉक्स होती है वो एक तरीके से टुकड़े टुकड़े हो रही होती है। फिर हम देखते हैं वांगची को जो कि अपने सोर्स से अपने एमसी के ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करता है जिसे ऐसा लग रहा होता है मानो अपना एमसी बीच में से कट हो गया हो, लेकिन ये अपने एमसी का आफ्टर इमेज होता है। अपना एमसी उसके पीछे आ जाता है एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो वांगची होता है वो पीछे की तरफ अपने एमसी के ऊपर अटैक करता है लेकिन अपना एमसी उसे भी काफी इजीली ब्लॉक कर लेता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो वांगची होता है उसे यहाँ पर याद आ रहा होता है अपने बटलर के बारे में कि उसे कह रहा होता है कि प्लीज आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। जिन लोगों के लिए आप काम कर रहे हो वो सच में बिल्कुल भी सही नहीं है, पता नहीं वो कब आपको कहाँ पर भेज दे एंड आपको किस तरीके से यूज करे। अब हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम के अंदर जो यहाँ पर वांगची होता है उसकी जो सोड होती है उसके आसपास यहाँ पर अपना एमसी एकदम घोस्ट की तरह उसके अटैक को डोज कर रहा होता है एंड उनके अटैक को डोज करते हुए हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो वांगची के ऊपर एक अटैक करता है जिसकी वजह से हम देखते हैं जो वांगची होता है उसके सर से खून निकलने लगता है एंड हम देखते हैं वो चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डोज किए जा रहे हो, क्या तुम्हें यहाँ पर अटैक करना नहीं आता। एंड इतना कहने के बाद में हम देखते हैं वो काफी ज्यादा पागलों की तरह यहाँ पर अपनी स्पीड को बढ़ाता है एंड अपने एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन अपना एमसी अभी भी उसके सारे अटैक्स को डोज कर रहा होता है। हम देखते हैं वांगची को जो कि लगभग मानो पागल ही हो चुका हो, वो अपने एमसी के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है लेकिन हम देखते हैं थोड़े समय बाद में वो अपने एमसी के आर पार अपनी स्वॉर्ड को काट देता है। लेकिन ये उसका वहम होता है क्योंकि ये ना एक तरीके से अपने एमसी के कपड़े होते हैं, असली अपना एमसी तो उसके पीछे होता है एंड हम देखते हैं उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहीं
पर आना काफ़ी ज़्यादा पीछे की तरफ पुश कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो वांगची होता है वो क्लिफ से नीचे की तरफ गिर जाता है। एंड हम देखते हैं जो अपना हमसे होता है वो भी क्लिफ के ऊपर आके रुक जाता है एंड सोचता है कि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी पहाड़ी होगी। फिर हम देखते हैं जो अपना हमसे होता है वो नीचे की तरफ आता है एंड वांगची को इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन अपने हमसे को वांगची मिल ही नहीं रहा होता है। फिर हम देखते हैं अपने हमसे जो कि सोचता है कि अरे यार मैंने उसे वापस से खो दिया। एंड हम देखते हैं अपना हमसे वापस से चला जाता है वहाँ से। वहीं हमें दिखाया जाता है उस क्लिप के आसपास के एरिया का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं जो वांगची होता है वो खुद को दिलासा देने की कोशिश कर रहा होता है कि वो इस बार हारा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था। ऐसे ही करके हम देखते हैं वो खुद को मनाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो जो लड़का है वो उससे बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है। वांगची हमेशा से इनविंसिबल है, था और रहेगा। एंड हम देखते हैं वो ऐसी बातें करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं जो वांगची होता है वो अपने घर में पहुंच जाता है, लेकिन जैसे वो अपने घर में पहुंचता है हम देखते हैं वहाँ पर शैडो जो असैसिन ग्रुप है उसके लोग होते हैं। एंड हम देखते हैं उन्होंने यहाँ पर जो बटलर होता है उसको यहाँ पर मार दिया होता है एंड इस चीज़ को वांगची भी देख लेता है। अब हम देखते हैं वांगची है ना अपने बटलर की यहाँ पर बॉडी को देखकर कुछ नहीं बोल पाता, वो काफ़ी कोल्ड तरीके से यहाँ पर अपने बटलर की बॉडी को ही देख रहा होता है। हमें जो वांगची होता है उसके वापिस से बचपन के बारे में दिखाया जाता है। बचपन में उसके माता पिता के मरने के बाद में उसके यहाँ पर बटलर ने उसे माता पिता की तरह यहाँ पर प्यार दिया, उसे पाला पोसा और बड़ा किया। वो यहाँ पर उसे ऐसी जगह पर लेकर आया जहाँ पर ना ही घर था और ना ही लोग थे, लेकिन फिर भी बटलर ने खुद की मेहनत से घर बनाया एंड उसे क्रिएट किया और उसे घर जैसा यहाँ पर फील कराया। यहाँ पर अपने वांगची को वो हमेशा उसके लिए खाना खाता, उसे प्रैक्टिस कराता, जब वो बीमार पड़ जाता उसकी देखभाल करता, उसे यहाँ पर स्वॉर्डमैनशिप टेक्निक के बारे में बताता कि आपको इसे ऐसे लर्न करना चाहिए या फिर इस तरीके से लर्न करना चाहिए, क्योंकि भले ही एक बटलर हो लेकिन ये मुरीम के अंदर है और मुरीम के अंदर जो मतलब लोग जितने बड़े होते हैं वो उतने ही ज़्यादा सीनियर और उतने ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो हम देखते हैं वो वांगची को सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाता है एंड हम देखते हैं इसी के साथ में यहाँ पर जो वांगची होता है उसका भी एक अच्छा कनेक्शन बन जाता है, मानो वो यहाँ पर अपने अंकल की तरह समझने लगा था अपने बटलर को। अब हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम के अंदर यहाँ पर जो बटलर होता है उसके सामने पड़ा होता है, वो भी यहाँ पर मरे हुए। भले ही यहाँ पर बटलर ने मार्शल आर्ट को यहाँ पर सीख के रखा हो लेकिन उसने उन्हें कभी प्रैक्टिस नहीं किया, क्योंकि ये सारी अल्टीमेट टेक्निक थी, वो भी यहाँ पर चियोन फैमिली की। एंड अगर यहाँ पर कोई बटलर अपनी ही फैमिली जिसे वो सर्व करता है उसकी अल्टीमेट टेक्निक को खुद ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे तो उसके अंदर और यहाँ पर जो फैमिली के रियल मेंबर है उसके अंदर कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ये फर्क रखना जरूरी होता है। इसी वजह से यहाँ पर जो बटलर वो इतना ज्यादा इजिली मारा गया था इन शैडो असैसिन ग्रुप के लोगों के द्वारा। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना वांगची होता है वो यहाँ पर उसके पास में जाता है, उसके सामने बैठ जाता है एंड हम देखते हैं अपनी सोर्ड को साइड में रखता है। मौका पाके हम देखते हैं शैडो असैसिन के ग्रुप के लोग होते हैं वो चैन से अपने वांगची की सोर्ड को अपने पास में लेकर आ जाते हैं। एंड हम देखते हैं जैसे वो सोर्ड को देखते हैं वैसे वो काफी हैरान होते हैं, क्योंकि जो सोर्ड होती है उसके अंदर सोर्ड होती नहीं है बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ खाली मयान होती है। इस चीज को देख के हम देखते हैं जो बाकी शैडो असैसिन ग्रुप के लोग होते हैं वो अपनी सोर्ड को निकाल लेते हैं एंड उसे वांगची की तरफ पॉइंट करते हैं। फिर उनमें से एक कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर अपनी फ्लाइंग फ्लैश स्वॉर्ड टेक्निक सिखा देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ दूंगा। फ्लाइंग फ्लैश स्वॉर्ड टेक्निक वो टेक्निक है जिसे अपने वांगची ने यहाँ पर मास्टर किया है, यानी उसकी चियोन फैमिली की अल्टीमेट टेक्निक है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर वांगची को जो कि उसे कह रहा होता है कि वेल मेरे पास में वो टेक्निक है भी नहीं, क्योंकि जब भी मैं किसी भी टेक्निक को मास्टर करता हूँ तो मैं उसे वहीं पर पूरी तरीके से फाड़ देता हूँ, उसे टोन कर देता हूँ उसे पीसेस के अंदर। इस बात को सुन के हम देखते हैं शैडो असैसिन ग्रुप के बंदे को जो कि काफी हैरान होता है। फिर हम देखते हैं इससे पहले वो कुछ कर पाता वह हम देखते हैं यहाँ पर जो वांगची होता है वो अपनी सोर्ड को उठाता है एंड इसी के साथ में आसपास में जितने भी जो असैसिन होते हैं उन्हें यहाँ पर खत्म कर देता है, लेकिन वो एक असैसिन को जिंदा छोड़ता है फिर भी उसके पैर को कट कर देता है। फिर हम देखते हैं अपने वांगची को जो कि उससे कह रहा होता है कि आखिर तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, जबकि हमारा जो इनिमी था वो कॉमन ही था। तुमने कहा था कि तुम्हारा भी बहुत बड़ा दुश्मन यहाँ पर शिन्मो असैसिन ग्रुप है एंड मेरा भी यहाँ पर है ना जो दुश्मन वो कोई और नहीं बल्कि शिन्मो असैसिन ग्रुप ही था। तो ऐसे में हमारे जो दुश्मन थे वो कॉमन थे, तो हम दोनों ने हाथ मिलाया था। तुमने यहाँ पर कहा था कि मेरे पेरेंट्स को मारने वाले लोगों की तुम मुझे इन्फॉर्मेशन दोगे, तो मैंने यहाँ पर उन्हें मारना स्टार्ट कर दिया जैसा जैसा तुमने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया था। लेकिन क्या तुमने कभी सच बोला भी था? क्या सच में जो शिन्मो असैसिन ग्रुप है वो तुम्हारा दुश्मन है? और उन लोगों के बारे में क्या जिनकी तुमने मुझे यहाँ पर फोटो दी थी और इन्फॉर्मेशन दी थी, जिन्हें मैंने तुम्हारे कहने पे मारा था, क्या वो कभी मेरे यहाँ पर पेरेंट्स के दुश्मन भी थे? क्या वो मेरे दुश्मन भी थे? क्या मैं उन्हें यहाँ पर मारना सच में यहाँ पर एक तरीके से एक्सपेक्ट करता था? इन बातों को सुन के हम देखते हैं उस असैसिन को जो कि कह रहा होता है कि अगर मैं तुम्हें जवाब दूं या फिर ना दूं तो अभी यहाँ पर मेरी मौत होने वाली है, तो आखिर मैं तुम्हें यहाँ पर जवाब क्यों ही दूं? इन बातों को सुन के हम देखते हैं वांगची को जो कि कहता है कि अगर तुमने मुझे जवाब दिया तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। असैसिन कहता है कि क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? लेकिन हम देखते हैं वांगची को जो कि सीरियस तरीके से उसी की तरफ देख रहा होता है। तो हम देखते हैं जो यहाँ पर इस असैसिन होती है उसकी भी फट जाती है, मन में सोच रहा होता है कि वेल यहाँ पर है ना अगर मैंने नहीं बताया तो ये स्टोरी मेरे को मार डालेगा।
फिर हम देखते हैं जो असेसन होता है वो यहाँ पर बताना स्टार्ट करता है कि चियोन फैमिली की 5वीं वारिस सो चियोन, उनका कोई यहाँ पर बेटा था ही नहीं। इस बात को सुन के वांगची काफी हैरान होता है। फिर हम देखते हैं उस किलर को जो कि और भी बहुत सारी यहाँ पर बातें बता रहा होता है। वहीं हम देखते हैं यहाँ पर जो वांगची होता है उन सारी बातों को सुन रहा होता है। असेसन कहता है कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है तो एक काम करो, जो यूनान कासल उसके पास में चला जाओ, वहाँ के आसपास के लोगों से पूछ लो कि क्या सोचियोन के सच में कोई बच्चा था या फिर नहीं था। एंड इसी के साथ में अगर तुम यहाँ पर ये सब कुछ जानने के बाद में भी मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो तो यहाँ पर मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूँ कि यहाँ पर जिस मोंग को तुम यहाँ पर मारना चाहते थे थोड़े समय पहले, एंड जिन लोगों की यहाँ पर आइडेंटिटी हमने तुम्हें थोड़े समय पहले तक दी थी, जिन लोगों को तुमने अब तक मारा है, चाहे वो सिंगमू ग्रुप ही क्यों ना हो, वो तुम्हारे कभी दुश्मन थे ही नहीं। वो दुश्मन थे सिर्फ और सिर्फ हमारे। हम उन्हें पैसों के लिए यहाँ पर मारते थे एंड हम तुम्हें एक ब्रेन वॉश वेपन की तरह यूज करते थे। एंड अब इस चीज को सुन के जो वांगची होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि यहाँ पर ये लोग उसे एक ब्रेन वॉश वेपन की तरह यूज करते थे। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ना एक तरीके से जो यहाँ पर असेसन होता है वो कह रहा होता है कि हम तुम्हें आगे भी यहाँ पर यूज करना चाहते थे, लेकिन तुम उस मोंग को मारने में फेल हो गए। एंड हमारे यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक रूल है कि अगर कोई भी किसी भी मिशन के अंदर फेल हो जाता है तो उसे वहीं पर यहाँ पर छोड़ दिया जाता है, उससे सारे कनेक्शन को तोड़ लिया जाता है। एंड हम लोग ऐसा ही कर रहे थे। अब हम देखते हैं यहाँ पर वो सारी बातें बता देता है। वही हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना वांगची होता है उसे यहाँ पर खत्म कर देता है। मरने से पहले हम देखते हैं असेसन को जो कि कह रहा होता है कि तुमने अपना वादा तोड़ दिया, तुमने कहा था कि तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे, लेकिन हम वांगची को देखते हैं जो कि कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पर सारा सच नहीं बताया। एंड हम देखते हैं यहाँ पर उस असेसन को जो कि कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें सारा सच नहीं बताया, तो जाओ और जान लो अगर मैंने कुछ भी गलत बोला है तो यहाँ पर तुम्हें पता चल जाएगा। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो वांगची होता है वो कहता है कि चलो ठीक है मैं समझ गया। फिर हम देखते हैं जो वांगची होता है उसे पूरी तरीके से वहीं पर खत्म कर देता है। उसके बाद में हमारा सीन शूट होता है और हमें दिखा देता है यहाँ पर शैडो असेसन ग्रुप के हेड आउट का सीन, यानी ऑर्गेनाइजेशन की वो सीक्रेट एरिया का सीन जहाँ पर ये सभी लोग रहते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर उनके पास में जाने का जो रास्ता होता है वो एक पुल को होकर जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुनसान जगह पे होता है। हम देखते हैं उस पुल के ऊपर से कोई उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ रहा होता है। यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोग एक मास्क को लगा के रखते हैं अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए। एंड हम देखते हैं जैसे यहाँ पर पुल के ऊपर से एक फ्लेम यहाँ पर है ना ऊपर की तरफ लॉन्च होती है तो वो लोग समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर 5th स्क्वाड है, क्योंकि यहाँ पर है ना फ्लेम से 5 यहाँ पर लेयर्स निकली होती है। एंड हम देखते हैं वो लोग यहाँ पर उन 5th जो ऑर्गेनाइजेशन होती है या फिर 5th स्क्वाड होती है शैडो असेसन ग्रुप की, उसके लिए यहाँ पर जो ब्रिज का दरवाजा होता है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन गेट होता है उसे ओपन कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं ये कोई 5th स्क्वाड नहीं होती है, ये होता है यहाँ पर अपना वांगची जिसने यहाँ पर वो मास्क पहन के रखा होता है और इसी ने यहाँ पर है ना आसमान में फ्लेयर को छोड़ा होता है। एंड हम देखते हैं इसी के सामने वाला जो चैप्टर होता है वहीं पर खत्म हो जाता है।